आप लोग ने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं सीखा होगा, अगर सीखा है तो। हाँ, और अगर आपको प्रोग्रामिंग मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल है, और अगर कुछ लोगों को तो प्रोग्रामिंग लिखने में बहुत मुश्किल है, खुद से अगर वो लोग प्रोग्रामिंग लिखना चाहते हैं, लिख नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, सिस्टम में जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको टाइप करके आउटपुट देख के खुश हो जाते रहते हैं, लेकिन खुद से नहीं लिख पाते। कुछ लोगों को अभी जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कभी सुना ही नहीं है सी प्रोग्राम, लेकिन बाहर में सुना है कि बहुत मुश्किल है। अगर ये सब अगर डाउट्स है आप लोगों को, आप एक काम कीजिए, पूरा क्लास सुन लीजिए, स्टार्टिंग से अगर एंडिंग तक पूरा क्लास सुन लिए, तो आप गारंटी मेरे पास बाद में आके बोलेंगे कि नहीं सर प्रोग्रामिंग ईजी है, नहीं सर मैं अभी से खुद से मैं प्रोग्राम्स लिख सकता हूँ, ये आप मुझको बोलेंगे। और मैं और एक गारंटी आपको दे सकता हूँ कि जैसे ही ये सी कोर्स ख़त्म हो जाएगा, आप बोलेंगे कि मैं बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स भी इजीली कर सकता हूँ, मैं खुद सब कंप्लीट कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मेरे जैसे भी लैंग्वेजेस जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को चाहिए, जैसे ये लैंग्वेजेस मैं कंप्लीट करता हूँ, आप आराम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट ही क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग पूरा टारगेट है, लेकिन स्टार्ट होता है इसी सी लैंग्वेज क्लास से। ये क्लास सुन लीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंट लगा कि हाँ मैं सीख सकता हूँ, ईजी है प्रोग्रामिंग, तो आप कंटिन्यू कीजिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस क्लास के बाद वो आप जरूर करेंगे। ठीक है, तो पहले सी क्लास से स्टार्ट करते हैं, सी लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट ये देखते हैं कि हम लोग ये सी लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं। ओके, बहुत जगह ये बताया जाता है कि सी लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं क्योंकि ये एक बेसिक्स है, सी लैंग्वेज सीखने से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, नहीं तो आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं सी लैंग्वेज, इसलिए आपको सी लैंग्वेज सीखना है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि सी लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि मैं सी लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं, राइट, क्योंकि हम लोग को बेसिक्स जो है उसको सीखना है। लेकिन नहीं, ये आंसर गलत होगा। इस बार से अगर आपको कोई भी पूछे कि आप सी लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो, तो सी लैंग्वेज आपको प्रोग्रामर बनने के लिए नहीं सीख रहे, प्रोग्रामर तो बनने के लिए नहीं सीख रहे हैं, ये बेसिक्स है इसलिए नहीं सीख रहे हैं। तो एक्चुअली क्यों सीख रहे हैं सी लैंग्वेज, ये जानने के लिए क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बेस पर देखेंगे कि सी लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं। मेरे घर में एक नौकर है जो कि सुन नहीं सकता है, उसको मैं बाज़ार भेज के आलू और प्याज मंगवाना है, कैसे मंगवाएंगे? दो तीन तरीका है। एक क्या कर सकते हैं कि ऐसे से साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर साइन लैंग्वेज यूज़ किए तो ज़रूर जाके अंडे लेकर आ जाएगा, तो वो ऑप्शन उतना ठीक नहीं है। नहीं तो अगर हम लोग के पास पड़े हैं आलू प्याज तो आके दिखा सकते हैं, दिखा दिए तो क्या करेगा, लेकर आएगा। लेकिन अगर आलू प्याज नहीं है तो भी वो कर नहीं सकता है। लेकिन एक अच्छा मेथड है, वो क्या है कि हम लोग उसको लिख के दे सकते हैं। अगर मैं उसको लिख के दे दूं आलू प्याज करके लेकर आओ करके, तब वो ज़रूर मेरा काम करेगा। यहाँ अगर आप लोग मुझको पूछोगे ये जो सर्वेंट है जो कि सुन नहीं सकता, ये कौन है? ये आपका कंप्यूटर है। अगर ठीक से अगर कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर भी सुन नहीं सकता है, लेकिन अगर और ठीक से देखें वो हर काम कर दे रहा है। वो हर काम कैसे कर दे रहा है? बहुत सिंपल आंसर है, जैसे आपका जो सर्वेंट है जैसे उसने किया तो आप लोग ने क्या किया, लिख के दे दिया। जैसे ही लिख के दे दिए, जो भी वो सर्वेंट है वो काम किया है। अगली बार से अगर कंप्यूटर हम लोग का कोई भी काम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख के दे देंगे। जैसे ही मैं कुछ भी लिख के दे दूंगा, कंप्यूटर क्या करेगा, मैं जो लिख के दूंगा वो काम वो करेगा। अभी जो मेरा सर्वेंट है उसको हिंदी आती है, मुझको इंग्लिश आता है, तो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश में लिख दूंगा। इंग्लिश में लिख दूंगा तो क्या मेरा सर्वेंट वो काम कर सकता है? नहीं। तो कब वो काम करेगा मेरा? अगर मैं हिंदी में लिखूं और वो हिंदी में अगर मैं सेम उसको जो लैंग्वेज आता है उसमें लिख के दे दूं, तब वो मेरा काम करेगा कि नहीं? अब मुझको इंग्लिश आता है, इंग्लिश आता है करके मैं इंग्लिश में लिख के अगर मैं कंप्यूटर को दे दूंगा तो क्या कंप्यूटर मेरा काम करेगा? नहीं। अगर कंप्यूटर को मेरा काम करना है तो आप लोग को क्या सीखना पड़ेगा? सी लैंग्वेज। आप लोग क्या सीखना पड़ेगा? नहीं, सी लैंग्वेज नहीं, आपको ये सीखना पड़ेगा जो कंप्यूटर को लैंग्वेज आता है वो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ओके, किससे काम कराने के लिए? कंप्यूटर से। तो अभी हम लोग को क्या सीखना है, जो कंप्यूटर को लैंग्वेज आता है अगर वो सीख लिए तो कंप्यूटर के साथ जो काम कराना है हम लोग करा सकते हैं।
अब कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज आता है? सी लैंग्वेज एक आता है, C++ आता है, जावा आता है, PHP आता है, ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस कंप्यूटर को आता है। लेकिन अगर मैं एक लैंग्वेज सीख लूँ उसमें, जो कि सी लैंग्वेज सीख लिया हूँ, जैसे ही हम लोग सी लैंग्वेज सीख लिए, कंप्यूटर अभी हम लोग का कोई भी काम करने के लिए रेडी रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या सीख रहे हैं? सी लैंग्वेज सीख रहे हैं। अगर इस बार कोई अगर पूछेगा कि सी लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो, ओके, जवाब क्या रहना चाहिए कि वो कंप्यूटर जो है उसको मैं काम करवाना है, कोई भी काम करवाना है। जब भी मुझको उससे कोई काम करवाना है, ओके, मैं क्या करूँगा, ये सी लैंग्वेज स्किल ले लूँगा और लेके सी लैंग्वेज में मैं लिख दूँगा। जैसे ही मैं सी लैंग्वेज में लिख दूँगा वो मेरा काम करने लगेगा। इसीलिए क्या सीख रहे हैं? सी लैंग्वेज। ये 5 मिनट का क्लास है, लेकिन ये 5 मिनट का क्लास टोटल कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर जो भी लैंग्वेजेस और भी सीख रहे हैं डेवलपर होने तक, इस 5 मिनट को याद रखना है। इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे ही ये भूल गए, प्रोग्रामिंग भूल जाना है। इतना इम्पोर्टेंट है कि आप क्यों सीख रहे हो, नहीं तो वो क्या होगा कि फ्लो में सिर्फ सीखते रह जाएंगे, क्यों सीख रहे हो कुछ पता नहीं रहेगा। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो अगली बार मैं पूछूंगा अगर आपको कहीं पे बीच में क्यों सीख रहे हो, सर कंप्यूटर जो है उससे मुझको कोई काम कराना है, इसलिए आप सिखा रहे हो मुझको, ओके। सो उस टाइम से अगर आप देखेंगे तो मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, 5-6 बार हो गया कि क्या कराना है, कंप्यूटर से काम कराना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन झट से ये आ जाता है कि असल कंप्यूटर कैसे काम करता है। सो अभी हम लोग वो देखेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, क्योंकि उससे काम कराना है तो हम लोग को ये मालूम होना है कि वो कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है अगर कोई पूछेगा, या तो हम लोग को अगर जानना है, तो इन लोगों ने क्या किया, दुनिया में कुछ अच्छा पावरफुल ढूंढने का ट्राई किया, जो कि मनुष्य से, जो आदमी है, ह्यूमन बीइंग्स है, उससे अच्छा करके कुछ पावरफुल इन्वेंट करने के लिए ट्राई किया। लेकिन लास्ट में क्या डिसाइड किया कि एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य से ज़्यादा अक्लमंद या कुछ भी चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकते, वो डिसाइड कर लिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक ह्यूमन बीइंग को देखा, एक मनुष्य को देखा, एग्जैक्टली जैसे ह्यूमन बीइंग है वैसे ही उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर को क्रिएट कर दिया। तो अगर मैं पूछूं एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, एग्जैक्टली जैसे एक मनुष्य काम करता है वैसे ही कंप्यूटर काम करता है। दोनों के बीच में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी नेक्स्ट सवाल ये आ जाएगा कि एक मनुष्य कैसे काम करता है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, इस क्लास में क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मतलब कभी भी अभी क्या कर रहे होंगे, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं। एक बार जो सुन रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि सुनने के बाद लेकर जाके हम लोग अपने दिमाग में रख रहे हैं उसको। एक बार वो दिमाग में रखने के बाद उसके बारे में सोच रहे हैं, और जब ये सोचना हो गया है तब हम लोग जवाब दे रहे हैं, सर हिला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो एक मनुष्य कभी भी कैसे काम करता है कि मनुष्य कभी भी सुनता है, वो सुनने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन सुनता है उसको दिमाग में रखता है, वो दिमाग में रखने के बाद उसको उसके बारे में सोचता है, वो सोचने के बाद उसका जवाब देता है। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं कि ये कंप्यूटर कैसे काम करता है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई कुछ पूछ दिया कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, एक मनुष्य जैसे काम करता है वैसे ही कंप्यूटर भी काम करता है। तो अगर मुझको कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो फर्स्ट कंप्यूटर क्या करता है, सुनता है। तो सुनने के लिए हम लोग ने क्या किया कि उसको एक कीबोर्ड दे दिया। सो कीबोर्ड क्या करता है, कंप्यूटर सुनता है। सुनने के बाद जैसे मनुष्य वो अपने दिमाग में रखता है, ये चीज जो है वो दिमाग में रखने के लिए कंप्यूटर में क्या दिया है, मेमोरी। सो जो भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सुनता है उसको लेकर जाके कहाँ रखता है, मेमोरी में। ये जो भी मेमोरी में आता है उसको क्या होता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में प्रोसेस करके कहते हैं। मतलब जो भी मेमोरी में है उसको हम लोग जैसे सोचते हैं उसे कंप्यूटर में क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। उसके लिए एक प्रोसेसर करके दिया। ये पूरा कंप्यूटर बेसिक्स है, जो कि कंप्यूटर बेसिक्स क्लास में फिर सीखेंगे हम लोग कि मेमोरी क्या है, प्रोसेसर क्या है, कीबोर्ड कैसे वर्क होता है, ये सब दैट इज कंप्यूटर बेसिक्स। यहाँ सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और कंप्यूटर कैसे काम करता है वो सीखने के लिए कभी भी कंप्यूटर कुछ भी डाटा
इंफॉर्मेशन हो या डाटा हो वो सुनेगा, सुनने के बाद वो अपने दिमाग में रखेगा, दिमाग में रखने के बाद वो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होने के बाद फिर अपने दिमाग में रखेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से कौन काम करता है? कंप्यूटर काम करता है। सो अगली बार से यही क्वेश्चन अगर आया कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि मनुष्य को दिखा देंगे, दिखा के देखो भाई वो जो क्या क्या करता है वही काम कंप्यूटर करता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये कंप्यूटर और मनुष्य में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एकदम डिटो सेम काम करता है। सो दो चीज सीख चुके हैं हम लोग। पहला, सी लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? सी लैंग्वेज हम लोग इसलिए सीख रहे हैं ताकि ये कंप्यूटर के साथ हम लोग का कोई भी काम करा सके, तो इसलिए सीख रहे हैं। दूसरा, ये कंप्यूटर कैसे काम करता है? वेरी इजी, मनुष्य के जैसे ही काम करता है, सुनता है, अपने दिमाग में रखता है उसको, उसके बाद सोचता है उसके बारे में और लेकर जाके जो भी आउटपुट हो कुछ भी हो मॉनिटर में डिस्प्ले कर देता है। इस तरह से अपना कंप्यूटर काम करता है। तो जैसे ही ये दोनों हम लोग को पता चल गया कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, और ये अभी क्या करेंगे कि इसके यही कंप्यूटर से काम कराएंगे। ओके, कोई भी काम अभी करा सकते हैं। सो लेकिन किसमें सी लैंग्वेज में इससे वो काम कराएंगे। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं लेकिन सी लैंग्वेज में कराएंगे इससे। वो कराने के लिए फर्स्ट क्या करते हैं, थोड़ा मेमोरी के बारे में भी इधर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सीख लेते हैं। ये मेमोरी क्या होता है कि इसको इन लोगों ने बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं इसे डाटा रखने के लिए। ओके, सो मेमोरी क्या होता है, इट्स डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स करके कहते हैं बहुत। और इस ब्लॉक्स में हम लोग डाटा रख सकते हैं, जो भी कीबोर्ड से जो भी डाटा आता है, इंफॉर्मेशन आता है, वो किसमें? मेमोरी में। और हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस रहता है। ऑब्वियसली एड्रेस मतलब हर एक ब्लॉक का अलग अलग एड्रेस रहता है। सो ये हुआ मेमोरी। बेसिक सीखना है तो और सीख सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग के लिए इतना बस है कि मेमोरी है, वो ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, और जो भी डाटा आता है वो किसमें स्टोर होता है? ये मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये हो गया अपना मेमोरी। सो इस इंट्रोडक्शन के बाद अभी क्या करेंगे, ये जो कीबोर्ड है, कंप्यूटर कोई भी काम करना है तो डेफिनेटली कहाँ से स्टार्ट होता है? कीबोर्ड से सुनना ही सुनना है, नहीं सुनेगा तो काम नहीं करेगा। सो काम करना है तो कीबोर्ड से स्टार्ट होगा। सो इस कीबोर्ड से क्या क्या इंफॉर्मेशन और डाटा दे सकते हैं, ये देखने के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं? नंबर्स 0, 1, 2, 3 ये नंबर्स दे सकते हैं कंप्यूटर को। ओके, इंटीजर्स दे सकते हैं। इंटीजर्स बोलने से -1, -2 नेगेटिव वैल्यूज जो भी है, -3, 0, 1, 2, 3 ये सब इंटीजर्स होता है। रियल नंबर्स दे सकते हैं। रियल नंबर्स जो भी डेसिमल्स है 1.1, 1.3 ये सब रियल नंबर्स दे सकते हैं। और हम लोग को ये मालूम है कि ये सबको लेकर जाके कहाँ रखना है? मेमोरी में। कैरेक्टर्स दे सकते हैं, कीबोर्ड में कैरेक्टर्स भी रहता है, ABCD ये सब कैरेक्टर्स भी रहता है, तो हम लोग कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं। ओके, सो इतना पता चल गया कि कीबोर्ड से ये सब डाटा हम लोग दे सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस कीबोर्ड से एक 10 दूंगा। ओके, सो 10 क्या होता है कि इंटीजर कह सकते हैं। सो कीबोर्ड से मैं क्या दे सकता हूँ? इंटीजर। अगर मैं ये दिखाता हूँ कीबोर्ड से 1.5 मैं क्या दे रहा हूँ? रियल नंबर्स। अगर मैं ए दे रहा हूँ मतलब क्या दे रहा हूँ? कैरेक्टर्स दे रहा हूँ। सो एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं इधर 50 दिया हूँ, अभी क्या दे रहे हैं? इंटीजर्स दे रहे हैं। सो जो भी मैं डाटा दे रहा हूँ, ओके, हम लोग को ये पता चल रहा है कि मैं इंटीजर दे रहा हूँ, मैं रियल नंबर दे रहा हूँ, मैं कैरेक्टर्स दे रहा हूँ। वेरी गुड। यही 50 अगर मैं कीबोर्ड से कंप्यूटर को दूंगा तो क्या कंप्यूटर को पता रहेगा ये इंटीजर है? नहीं मालूम रहेगा उसको। क्या कंप्यूटर को मालूम है या रियल नंबर्स है? नहीं। जब कंप्यूटर को मालूम ही नहीं है ये क्या है, वो कैसे काम करेगा हम लोग का? और हम लोग को किससे काम कराना है? कंप्यूटर से। मतलब इतना पता चल गया है कि अगले बार से जब भी कोई भी डाटा अगर हम लोग कीबोर्ड से कंप्यूटर को दे रहे हैं हम लोग का काम कराने के लिए, वो कौन सा डाटा है ये हम लोग को मालूम है। किसको नहीं मालूम? कंप्यूटर को मालूम है। मालूम नहीं है। अगर कंप्यूटर को मालूम नहीं है तो वो क्या है करके किसको बताना है? कंप्यूटर को डेफिनेटली हम लोग बताना है, क्योंकि हम लोग को मालूम है। सो नेक्स्ट टाइम से कभी भी
कीबोर्ड से कोई भी डाटा जाए कंप्यूटर के पास, हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कंप्यूटर को ये बताएं कि ये रियल नंबर है, इंटीजर है। लेकिन किस में, इंग्लिश लैंग्वेज में बताएंगे? नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। तो कौन सी लैंग्वेज में बताएंगे? सी लैंग्वेज में बताएंगे। तो अभी हम लोग को ये सीखना है कि सी लैंग्वेज में कोई भी हम लोग डाटा दे रहे हैं, वो डाटा क्या है, किसको बताना है? कंप्यूटर को बताना है। ऐसे बताने के लिए सी लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया कि जो भी अगर इंटीजर्स दे रहे हैं, सी लैंग्वेज में दे हैव गिवन समथिंग इंट करके दे दिया। तो अगर इस बार से अगर इंटीजर्स दे रहे हैं और वो इंटीजर्स दे रहे हैं करके किसको पता चलना है? कंप्यूटर को पता चलना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे इधर? इंट। जैसे ही हम लोग इंट देते हैं, कंप्यूटर को ये पता चल जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर रियल नंबर्स दिए हैं तो हम लोग सी लैंग्वेज में क्या किए कि दे हैव गिवन फ्लोट करके दिए। तो सी लैंग्वेज में अगर मैं फ्लोट लिख देता हूं तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को यह बता दे रहा हूं कि ये रियल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और यही अगर कैरेक्टर्स देना है तो हम लोग कैर करके दे देंगे। जैसे ही कैर करके दे देंगे, अब कंप्यूटर को पता चल जाएगा ये कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी हम लोग अगर कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें अगर आपने इंट या कुछ भी देखा, तो बिकॉज मैं इसको पढ़ाया हूँ इसलिए देंगे कि आप अपनी मर्जी से दोगे, मर्जी से देंगे। जिस तरह से ये डाटा है उसके हिसाब से देना है। मैं बोला हूँ करके कभी नहीं देना है। अपने आप से सोच के, अच्छा ये डाटा है, ये डाटा किसको पता चलना है? कंप्यूटर को पता चलना है, इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को दे हैव कॉल्ड इट एज डाटा टाइप। सी लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? डाटा टाइप। तो अगर टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ोगे तो उसमें डाटा टाइप करके लिखा रहेगा, उसमें डेफिनेशन लिखा रहेगा। हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है व्हाट इज अ डाटा टाइप, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। इस बार से अगर मैं कहीं डाटा टाइप सुनाऊं तो झट से हम लोग के दिमाग में ये आ जाना चाहिए, कंप्यूटर को कोई भी काम कराना है तो डाटा देना है। और वो डाटा क्या है, किसको बताना है? कंप्यूटर को। अगर बताना है सी लैंग्वेज में तो मुझको क्या यूज़ करना है? डाटा टाइप। इंटीजर है तो इंट यूज़ करना है, रियल नंबर्स है तो फ्लोट यूज़ करना है, कैरेक्टर्स है तो कैर यूज़ करना है। सो इतना तो क्लियर हो गया कि क्यों डाटा टाइप यूज़ करते हैं। सो अगली बार मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आएगा तो आप लोग बता सकते हो इतना। तो ये क्लियर हो गया। एक बार ये क्लियर हो जाने के बाद अभी ये जो वैल्यू है इंटीजर, अब बता दिए कंप्यूटर को, बता दिए तो कंप्यूटर कंफर्टेबल हो गया, आप इंटीजर दे रहे हो। इसको लेकर जाके हम लोग कहाँ रखेंगे? मेमोरी में। ओके, सो मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। अब जैसे ही ये 10 दिया है कीबोर्ड से, ओके, ये 10 को कहाँ रखेंगे? यहाँ, 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 यहाँ। कौन से ब्लॉक में रखेंगे? मालूम नहीं। जब हम लोग को ही नहीं मालूम, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? मतलब इस बार से अगर कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से दे रहे हैं और उसको लेकर जाके कहाँ रखना है? मेमोरी में। तो मेमोरी में कहाँ रखना है, किसको बताना पड़ेगा? कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। ऐसे बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ब्लॉक लूँगा मैं, एग्जाम्पल के लिए एक ब्लॉक लेके इसको एक नाम दे दूंगा, कोई भी नाम, मेरा मर्जी। मैं क्या करूँगा? ABC करके एक नाम दे दिया। इसमें मेरा नाम भी लिख सकते हैं, आपका नाम लिख, कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने एक नाम दे दिया। अब अगर मैं 10 वैल्यू दे रहा हूँ, अब अगर मैं पूछूंगा कि ये 10 वैल्यू कहाँ रखना है, कहाँ रखना है? ABC। मतलब नेक्स्ट टाइम से अगर हम लोग कोई भी वैल्यू दे रहे हैं और उसको मेमोरी में रखना है, मतलब पहले से कोई ना कोई एक नाम देना पड़ेगा। बिना नाम दिए कंप्यूटर को क्या नहीं पता चलेगा, कहाँ रखना है पता ही नहीं चलेगा। तो नाम तो देना ही है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया? ABC करके दे दिया। सिंपल भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है लोग को। अब आप बोल रहे हो ABC दे दो या कोई भी नाम दे दो। जैसे ही कोई भी नाम दे देंगे, वो लोग क्या करेगा, अपना मर्जी जो भी नाम देने लगेगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, सी लैंग्वेज में एक रूल्स कुछ लगा दिया। नाम दो, लेकिन मेरा रूल्स को फॉलो करके दो। नाम रहना है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। रूल्स बुक में पढ़ने से भी पता चलेगा। मुझको रूल्स का टेंशन नहीं है, मुझको ये टेंशन है कि अगली बार से वैल्यू इधर से दे रहे हैं, उसको लेकर जाके कहाँ रखना है? मेमोरी में रखना है। और अगर मेमोरी में रखना है तो पहले से उधर कोई भी एक जगह का क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा।
जैसे ही नाम देंगे एक जगह अपना बन जाएगा उधर पे, और जगह बन गया तो उसमें वैल्यू रख सकते हैं। कैसे रखेंगे वो नेक्स्ट सीखेंगे, लेकिन जगह रख सकते हैं। ओके, इस कॉन्सेप्ट को सी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल करके कहते हैं। मतलब ये जो ABC है ये एक वेरिएबल है। ओके, और वेरिएबल मैं क्यों यूज कर रहा हूं, अगर कोई पूछेगा, फिर से बुक डेफिनेशन पढ़ना नहीं है, क्योंकि बुक डेफिनेशन अलग है। मैं वेरिएबल दे रहा हूं क्योंकि मेमोरी में मुझको वैल्यू रखना है, और वो वैल्यू रखने के लिए मुझको एक जगह बनाना है, और वो जगह बना के उसको एक नाम देना है। वो नाम देने से ही मैं वैल्यू उसमें रख सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वेरिएबल। और इसका कुछ रूल्स दे दिया वेरिएबल का। रूल क्या दे दिया है कि इसमें अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं A to Z। मतलब ये नाम में आप अल्फाबेट्स दे सकते हो, नंबर्स दे सकते हो, 0 1 2 3 नंबर्स। मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ A 1 2 3, ये वेरिएबल है कि नहीं, हाँ वेरिएबल है, रूल है ना। लेकिन इन लोगों ने एक और रूल ऐड कर दिया कि फर्स्ट लेटर जो है वो अल्फाबेट ही रहना है। ओके, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि इधर 1AB नहीं लिख सकता, क्योंकि रूल दे दिए हैं कि थोड़ा नीट रहने के लिए, कि कंफ्यूजन ज्यादा नहीं रहने के लिए रूल ऐड कर दिए। मतलब फर्स्ट लेटर क्या रहना, अल्फाबेट ना, नंबर ये सब नहीं रहना। थर्ड और एक रूल ये दे दिए हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स मत यूज करो, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, ये जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स है जो कीबोर्ड में दिखते हैं, इनको आप यूज मत करो। अल्फाबेट्स यूज करो, नंबर्स यूज करो। फर्स्ट लेटर अल्फाबेट ही दो, और स्पेशल कैरेक्टर्स एक जस्ट एक एडिशनल क्या दिए हैं कि अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अगर कोई स्पेस देना है तो बीच में अंडरस्कोर दे दीजिए, अगर नाम को और अच्छा से समझने के लिए। तो ये रूल्स किसके लिए दिए हैं, वेरिएबल। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, नॉट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए, टेक्स्ट बुक में मिल जाता है, आदत हो जाएगा। क्या इम्पोर्टेंट है कि अगली बार से जब भी कोई वैल्यू दे रहे हैं, वो वैल्यू को कहाँ रखना है, मेमोरी में। मेमोरी में रखना है तो मुझको क्या बनाना है, जगह बनाना है, और जगह बनाने के लिए मुझको नाम देना है, और नाम जो दे रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। मतलब कंप्यूटर से अगर मैं काम कराना है, मुझको डेफिनेटली क्या रहना है, डाटा टाइप रहना है, मुझको डेफिनेटली क्या रहना है, वेरिएबल रहना है। ये दोनों नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। क्लियर? सो सी लैंग्वेज में सिखा दिया मैंने। मतलब ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख दे रहे हैं, पता नहीं चला कि प्रोग्राम लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी लिख दे रहे हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हम लोग का प्रोग्रामिंग, क्योंकि किससे काम करा रहे हैं, कंप्यूटर से काम करा रहे हैं। मतलब प्रोग्राम लिखने से ही तो वो कंप्यूटर काम करेगा, लेकिन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। मतलब 4 कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। सी लैंग्वेज क्यों सीख रहे, कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, डाटा टाइप क्या है। अगर भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वापस जाएंगे, वीडियो को फिर से देखेंगे, याद रखेंगे। 4 दिन के बाद चौथा क्लास में जाएंगे, भूल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर सुनेंगे, फिर देखेंगे। भूलना नहीं है, लेकिन जिस दिन भूल गए प्रोग्रामिंग गया, कॉपी करना शुरू कर देंगे। ओके, इसको भी भूलना नहीं है, क्योंकि उससे काम कराना, यही भूल गए तो वो क्या काम करेगा। ठीक है, तो ये आ गया। एक बार ये आने के बाद अभी क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली मैं उस टाइम से प्रोग्राम लिखना कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली प्रोग्राम लिखना नहीं है ये। जब भी मेरे मुझे प्रोग्राम लिखना आता है, कंप्यूटर से क्या कराना है, काम कराना है। तो पहले एक सिंपल काम करा लेते हैं इससे, जो भी कंप्यूटर से अभी हम लोग को ये काम कराने के लिए क्या करेंगे, उसके साथ 2 नंबर्स ऐड करा देते हैं। अब जैसे टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स लिखा रहेगा, नॉट इंटरेस्टेड। हम लोग को क्या कराना है, इस कंप्यूटर से 2 नंबर ऐड कराना है। लेकिन पहले इस कंप्यूटर से 2 नंबर ऐड कराने से पहले, अगर उससे 2 नंबर्स ऐड कराना है, हम लोग को क्या आना है कि 2 नंबर्स ऐड करना आना है। अगर हम लोग को 2 नंबर्स ऐड करना नहीं आता है, ये प्रोग्राम या कंप्यूटर से हम लोग क्या कराएंगे। मतलब इससे पहले कोई भी कुछ भी चीज़ कंप्यूटर से कराना है तो पहले हम लोग को वो काम आना है, और अगर नहीं आया तो नहीं, किससे काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन ऐसे बोल नहीं सकते हम लोग, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं आता है, और फ्यूचर में होगा ऐसे, बहुत सारे चीज़ ऐसे रहेंगे जो कंप्यूटर के साथ जो कराना है वो हम लोग को नहीं आएगा, ये गारंटी नहीं है।
अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड का कुछ काम कराना है, मुझको एग्रीकल्चर का पता ही नहीं, मैं कैसे हम काम कराऊंगा? तो मैं क्या करूँगा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, उससे समझूंगा ये कैसे होता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट को कंप्यूटर से काम कराना नहीं आता है, मुझको आता है। लेकिन उसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन सीखूंगा कि कैसे होता है ये काम। एक बार मुझको आ गया, मैं किससे काम करा सकता हूँ? कंप्यूटर से काम करा सकता हूँ। तो एटलीस्ट अभी इस क्लास में ये तो मालूम है कि 2 नंबर कैसे ऐड करते हैं, वो तो पता है हम लोग को। मैं 2 नंबर लूंगा, 10 + 20 ऐड कर दूंगा 30, ये आता है हम लोग को। क्योंकि इतना आने से बस किसके साथ काम करा सकते हैं? कंप्यूटर से काम करा। तो ये आ गया, मतलब कंप्यूटर से भी काम करा सकते हैं हम लोग। ये 2 नंबर ऐड करा सकते हैं। सो ये 2 नंबर ऐड कराने के लिए ये जो 10 वैल्यू है, ऑब्वियसली कहाँ से देंगे हम लोग? कीबोर्ड से। ओके, कीबोर्ड से जैसे ही ये देंगे, ये कौन सा वैल्यू है? इंटीजर। और कंपलसरी किसको बताना पड़ेगा? कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि वो इंटीजर है। ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, भूल गए तो वापस जाना। तो मैं क्या करूंगा, ये इंटीजर वैल्यू है करके, ये जो कीबोर्ड से दे रहे हैं वो इंटीजर वैल्यू है, कंप्यूटर को बताने के लिए मैं क्या लिख दूंगा? इंट। अब कंप्यूटर को ये पता चल गया है कि ये एक इंटीजर वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। अब ये वैल्यू लेकर जाके कहाँ रखना है मुझको? मेमोरी में। और मेमोरी में रखना है तो डेफिनेटली मुझको क्या देना पड़ेगा? एक ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करके उसको एक नाम देना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक ए करके दे दूंगा। सिर्फ ए ही दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं? कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ये दिया है। ओके, क्योंकि मुझको कौन सा वैल्यू रखना है मेमोरी में? 10 वैल्यू रखना है। ऐसे करने के लिए सी लैंग्वेज में मैं क्या करूंगा? इंट स्पेस दे के यहाँ ए दे दूंगा। जैसे ही मैं इंट ए देता हूँ, अब कंप्यूटर क्या करेगा? इसको पढ़ के, अच्छा ये किसके बारे में बात कर रहा है? इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। और कौन सा स्पेस क्रिएट करना है? ए। ये मेमोरी में जाके एक ब्लॉक क्रिएट करके उसका नाम क्या दे देगा? ए। जैसे ही मतलब मैंने इंट ए दिया है, हम लोग ने मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया है जिसमें ये वैल्यू रख सकते हैं। अब एक वैल्यू ही रखना है कि दूसरा 20 भी रखना है? 20 भी रखना है। तो मैं क्या करूंगा, देते ही अभी क्या होगा? मेमोरी में और एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, इंट बी। ओके, ये दोनों एक ही काम है, अलग अलग है? अलग अलग है, क्योंकि इंट ए अलग काम है, इंट बी अलग काम है। मतलब ये इंट ए काम होने के बाद हम लोग ने कंप्यूटर को बताया है कि ये काम हो गया है? नहीं। तो इस बार से सी लैंग्वेज में कभी भी कंप्यूटर को बताना है कि मेरा ये इंट ए का काम खत्म हो गया है। उसे बताने के लिए ये लोग क्या किया? सी लैंग्वेज में दे हैव गिवन सेमीकोलन। मतलब अगले बार से कभी भी एक सेमीकोलन देखें हम लोग तो झट से अपने दिमाग में ये आना है कि ये काम खत्म हो गया है, इसलिए सेमीकोलन दिया। आप लोग सेमीकोलन इसलिए नहीं दोगे क्योंकि मैंने बताया आपको सेमीकोलन रखने के लिए। इस बार कोई अगर पूछ लिया ये सेमीकोलन क्यों दे रहे हो, क्या बताएंगे? अरे काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया इसलिए मैंने दे दिया। किसको बता रहे हैं? कंप्यूटर को। अगर कंप्यूटर को नहीं बताएं, वो वेट करेगा, लगता काम खत्म नहीं हुआ है, देखते हैं और क्या बोल रहे हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इधर इसके हिसाब से ये काम खत्म हो गया तो क्या करना है? जैसे ही मैं ये काम कंप्लीट कर देता हूँ, अभी अपना मेमोरी एलोकेट हो गया है। सो इसमें अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अगर 10 वैल्यू दिए हैं तो इधर रख सकता हूँ, 20 वैल्यू दिए हैं तो इधर रख सकता हूँ। ओके, तो सी लैंग्वेज में उन लोगों ने क्या किया कि जैसे ही यूजर कीबोर्ड से 10 वैल्यू देता है, वो वैल्यू को कीबोर्ड से लेके कहाँ पे रखना है? मेमोरी में। मेमोरी में ए जगह पे रखने के लिए दे हैव गिवन अ फंक्शन कॉल्ड एज स्कैनफ। कौन सा फंक्शन दिया है? स्कैनफ। ये फंक्शन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस कोर्स में डेफिनेटली फंक्शन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कैसे फंक्शंस क्रिएट करना है या फिर सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर एक वैल्यू को कीबोर्ड से पकड़ के उसको मेमोरी में रखना है तो क्या यूज करेंगे? स्कैनफ। सी लैंग्वेज में उन लोगों ने क्या किया? एक स्ट्रक्चर दे दिया है। ये स्ट्रक्चर भी तभी सीखेंगे। ये स्ट्रक्चर है किसका? स्कैनफ का। ओके, तो इस स्ट्रक्चर देते ही अभी स्कैनफ रेडी है क्या लेने के लिए? कीबोर्ड से जैसे ही वैल्यू देंगे और लेने के लिए।
और कहाँ रखने के लिए मेमोरी में, कहाँ, लेकिन कहाँ रखना है इसको मालूम नहीं ना। तो हम लोग को मालूम है कि कहाँ रखना है। अगर फर्स्ट वैल्यू आया तो उसको कहाँ रखना है, ए में रखना है। जैसे ही फर्स्ट वैल्यू ए में रखना है, स्कैनएफ को सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि कहाँ रखना है, ए में रखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेमोरी में हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस रहता है। तो अभी हम लोग को क्या बताना पड़ेगा, सिर्फ ए बताना पड़ेगा कि इसका एड्रेस भी। सो सी लैंग्वेज में क्या किया है, एम्परसेंड दिया है। लेकिन ये सी लैंग्वेज में एम्परसेंड नहीं है, एड्रेस है। मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं, मेमोरी में एड्रेस दे रहे हैं, किसका, ए का। अब स्कैनएफ क्या करेगा, जैसे ही कीबोर्ड में 10 वैल्यू आया है वो पकड़ेगा, उसको इधर आएगा, एड्रेस पकड़ेगा, कहाँ पे लेकर जाएगा, ए में, और आपका 10 वैल्यू ए में इधर आ जाएगा। सो एक वैल्यू इधर से लेकर जाके इधर रख दिए। अभी कौन सा वैल्यू चाहिए, 20। तो वो भी कहाँ से देंगे, कीबोर्ड से। अब कीबोर्ड से अगर वैल्यू हम लोग को मेमोरी में रखना है, क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर आता है कि नहीं, भूल जाने से भी कोई बात नहीं, फिर से क्लास रिवाइंड कर लेंगे। ओके, एड्रेस ऑफ कहाँ पे रखना है, डी में। तो ये काम खत्म हो गया तो हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ओके, वो प्रॉब्लम को भी थोड़ा देख लेते हैं। ये जो वैल्यू दे रहे हैं, ये ऑब्वियसली यूजर दे रहा है। तो यूजर ने कीबोर्ड से 10 वैल्यू दी, लेकिन कीबोर्ड किसके हाथ में है, यूजर के हाथ में है। अब कीबोर्ड यूजर के हाथ में है तो वो तो कुछ भी दे सकता है। वो 1.5 दे रहा है, वो 2.5 दे रहा है, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। ओके, तो हम लोग कौन है, हम लोग कौन नहीं है, हम लोग यूजर्स नहीं है। हम लोग कौन है, प्रोग्रामर्स है। और ये यूजर और प्रोग्रामर के बीच में बहुत डिफरेंस है। हम लोग प्रोग्रामर्स क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से काम करा रहे हैं, और यूजर क्या करता है, वो काम जो करा रहे हैं उसका जो आउटपुट है वो ये यूज करता है। तो हम लोग और उसका बहुत बहुत फर्क है। तो यूजर क्या करेगा, वैल्यू दे रहा है, जो भी कुछ बताना है, करना है, ये सब प्रोग्रामर का काम है। ओके, इसीलिए यूजर के हाथ में कीबोर्ड है। तो हम लोग तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन यूजर तो डिसाइड नहीं किया, वो तो कुछ भी दे देगा। तो यूजर क्या किया है, तुम लोग जाओ कुछ भी करो, मैं 1.2 दे दिया हूँ। अब 1.2 दे दिए हैं तो स्कैनएफ का काम क्या है, वो झट से 1.2 पकड़ेगा, यहाँ कौन सा एड्रेस है, ए, और लेकर जाकर उसमें डाल देगा। लेकिन हम लोग क्या दिए, इंटीजर, इंटीजर करके बोल दिए, वो दे रहा है रियल नंबर। गड़बड़ है, किसका गलती है, किसका गलती है, यूजर का कभी गलती नहीं होता है, गलती प्रोग्रामर का है, गलती हम लोग का है। ओके, कैसे गलती है सर हम लोग का, क्योंकि तुम लोग चेक नहीं किया। मतलब वैल्यू में किस में रखने के पहले, मेमोरी में रखने से पहले हम लोग को क्या करना है, उसको चेक करना है। वो किसका काम है, हम लोग का काम है। वो किसको बताना है, स्कैनएफ को। मतलब इस बार से स्कैनएफ कोई भी वैल्यू अगर मेमोरी में से, कीबोर्ड में से अगर मेमोरी में लेकर जाके रख रहा है, तो वो रखने के पहले हम लोग को चेक करना है कि नहीं, चेक करना है। क्या चेक करना है, वो इंटीजर है क्या है करके चेक करना है। वैसे चेक करने के लिए सी लैंग्वेज में क्या किया है, दे हैव गिवन समथिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। क्या दिया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स करके दिया है सी लैंग्वेज। इसमें वो लोग क्या किया है कि अगर इंट चेक करना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d दो करके बोला है। तो मैं क्या करूंगा, इधर क्या देना है, इंट, राइट। ए में क्या वैल्यू रखना है, इंटीजर। सो स्कैनएफ को मैं क्या बता दूंगा कि %d करके मैं बता दूंगा। जैसे ही मैं स्कैनएफ को %d बताता हूँ, अब यूजर वैल्यू देगा 1.2। जैसे ही 1.2 देगा, वो डायरेक्टली रख देगा मेमोरी में, नहीं, वो क्या करेगा, इधर चेक करेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। चेक करते ही वो देखेगा कि ये इंटीजर बता रहा है और मेरे हाथ में तो वो रियल नंबर है, तो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब यूजर कुछ गड़बड़ कर रहा है। जैसे ही ये गड़बड़ देखता है, वो ये मेमोरी में लेकर जाके नहीं रखेगा, क्योंकि अगर रखेगा फिर मेमोरी एरर्स आएगा। वो क्या करेगा, उस वैल्यू को लेके गार्बेज में ड्रॉप कर देगा। कौन करेगा, स्कैनएफ करेगा। सो इस बार से कोई भी वैल्यू अगर दे रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग क्या करना है, वो कौन सा वैल्यू है करके डेफिनेटली चेक करना है। उसे चेक करने के लिए क्या दिया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अगर फ्लोट रियल नंबर चेक करना है,
परसेंटेज एफ दे रहे हैं। अगर कैरेक्टर्स चेक करना है परसेंटेज सी, इधर भी इंटीजर है ना वैल्यू, तो इधर क्या देना है परसेंटेज डी। जैसे ही देंगे ये स्कैनफ सेकंड वैल्यू को पकड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी 10 दिया है, फर्स्ट वैल्यू 10 देते ही स्कैनफ 10 को पकड़ेगा, इधर आएगा 10 इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है, परसेंटेज डी इंटीजर है, ओके कहाँ लेकर जाएगा ए में 10 आ गया। बी में अगर ये 20 दिया है नेक्स्ट वैल्यू 20 पकड़ते ही यहाँ आएगा, फॉर्मेट चेक करेगा, ओके कहाँ पे लेकर जाएगा। मतलब अभी हम लोग ने क्या सीख लिया है कि कीबोर्ड से जो भी वैल्यू देते हैं वो कीबोर्ड से वैल्यू कहाँ रखना सीख लिया, मेमोरी में रखना आ गया। तो आधा काम हो गया, मेमोरी तक पहुंच गया। ओके, यहाँ तक 2 वैल्यूज आ गया जिसको हम लोग कंप्यूटर से ऐड कराना है, और ये प्रोसेसर जो है वो उसको ऐड करेगा, लेकिन वो प्रोसेसर को भी बताना पड़ता है कि ऐड करो, लेकिन हम लोग को आता है कैसे ऐड करेंगे। इसमें लकी क्या है कि यहाँ प्लस है, और सी लैंग्वेज में भी ऐड करने के लिए वो लोग क्या दे रहे हैं, प्लस सी। ओके, सो मैं क्या करूँगा, कौन सा वैल्यू को ऐड करना है, जो ए में है उस वैल्यू को, और जो बी में है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए में जो वैल्यू है और बी में जो वैल्यू है दोनों को ऐड कर दो। ओके, झट से प्रोसेसर क्या करेगा, यहाँ प्लस को देखेगा, लेकिन ये हम लोग का प्लस नहीं है, इस सी लैंग्वेज का प्लस है, एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस। हम लोग का प्लस और इस प्लस में एक इंस्ट्रक्शन है कि इसमें जो वैल्यू है उसको पकड़ो, इसमें जो वैल्यू है उसको पकड़ो, ये दोनों को क्या करो, ऐड करो। इसीलिए इस प्लस को सी लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर करके बोलते हैं। क्या ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, सेम अपना मैथ्स जैसा। ओके, इसमें फिर दिए हैं डिवाइड के लिए स्लैश दिया हुआ है, मतलब अगर डिवाइड करना है तो सी लैंग्वेज में स्लैश है, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो कि मैथ्स में इनटू जैसा है, यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल यूज करना। ये हुआ अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अगर मुझको मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर को, तो मुझको यहाँ पे एस्ट्रिक लिखना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे प्लस, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन क्या जाएगा कि प्लस का लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वैल्यू, और प्लस का राइट साइड में जो भी वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू को किसको ऐड करना है, प्रोसेसर को ऐड करना है। सो प्रोसेसर क्या करेगा, जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलता है इसमें वैल्यू पकड़ेगा और इसमें वैल्यू पकड़ेगा, दोनों को ऐड करेगा। ऐड करते ही वो जो एडेड वैल्यू है उसको लेकर आके फिर प्रोसेसर उसको कहाँ रख देगा, फिर मेमोरी में रख देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया है इधर, क्योंकि 10-20 दे दिए हैं, लेकिन कहाँ रखेंगे तो जगह ही नहीं है। लेकिन वो किसका काम है, हम लोग का काम है। तो हम लोग क्या करना है कि वहाँ पहले से जगह बनाना है, और हम लोग को जगह बनाना आता है। ओके, सो जगह बनाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल यूज कर लेंगे। मैं क्या करूँगा, इधर एक सी करके दे दूंगा वेरिएबल, लेकिन सी में कौन सा वैल्यू, दोनों ऐड करते ही कौन सा वैल्यू रखना है, 30। ये 30 इंटीजर है करके किसको बताना है, कंप्यूटर को बताना है कि वो 30 इंटीजर है। नहीं वैल्यू क्या है नहीं बताने से पता नहीं चलेगा उसको, उसे बताना भी आता है हम लोग को। क्या यूज करेंगे, कंप्यूटर को कोई भी वैल्यू बताना पड़ेगा। सो इंट दे दिया हूँ, और सी, जैसे ही मैं इंट सी देता हूँ क्या एलोकेट हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गया। किसके नाम पे, सी के नाम पे। अब इसमें क्या वैल्यू रख सकते हैं, प्रोसेस होने के बाद वो वैल्यू को इसमें रख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या सीखना है कि ये दोनों ऐड होने के बाद ये जो वैल्यू आता है उसको मेमोरी में कैसे स्टोर कर सकते हैं। ऐसे स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज में क्या किए हैं, ये ऑलरेडी हम लोग को आता है। दे हैव गिवन ऑपरेटर विच इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये मालूम है हम लोग को, एक्चुअली अपने इंग्लिश में या मैथ्स में इक्वल टू है, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। लेकिन वो मैथ्स में है, सी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और जो मैथ्स का इक्वल टू है और जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, दोनों में बहुत फर्क है। अगर मुझको पूछेंगे क्या है सर ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जैक्टली स्कैनफ जैसा है। सुनने के लिए अजीब लगेगा लेकिन है, क्योंकि स्कैनफ क्या करता है,
कीबोर्ड से वैल्यू लेके कहाँ रख रहा है? मेमोरी में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? जो भी प्रोसेस वैल्यू है उसको लेकर आके कहाँ रखता है? मेमोरी में। मतलब स्कैनर भी मेमोरी में रख रहा है और असाइनमेंट ऑपरेटर भी, इसलिए दोनों एक ही है। छोटा डिफरेंस है, ये कीबोर्ड से वो प्रोसेसर के पास। तो मैं क्या करूंगा, इधर इक्वल टू दूंगा। जैसे ही मैं असाइनमेंट ऑपरेटर दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोसेसर को क्या बताता है कि ये राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसको लेकर जाके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी देते हैं उसमें लेकर जाके रख दो। अब लेफ्ट हैंड साइड में मुझको कहाँ चाहिए वैल्यू? सी में, तो मैं क्या करूँगा, इधर सी दे दूंगा। अब जो भी वैल्यू इसमें ऐड होगा ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, वो वैल्यू को लेकर आके सी में रख देगा। मतलब ऑटोमेटिकली इधर 30 वैल्यू आ गई। ये काम हो गया तो मैं सेमीकोलन रख दिया। रखते ही वैल्यू कहाँ पे आ गया? अपना मेमोरी में आ गया। प्रॉब्लम क्या है, यूजर को क्या नहीं दिखता है? मेमोरी दिखते ही नहीं है। मतलब आउटपुट आ गया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन यूजर को क्या नहीं दिख रहा है? आउटपुट दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेमोरी में है। मतलब अभी नेक्स्ट हम लोग का जॉब क्या हो गया कि ये जो मेमोरी में वैल्यू है उसको लेकर जाके कहाँ दिखाना है? मॉनिटर में, क्योंकि यूजर को मॉनिटर दिखता है। तो नेक्स्ट अपना काम ये हो गया। तो यहाँ क्लियर हो गए, ये सब क्यों दे रहे हैं, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर हम लोग कोई भी एक डॉट रख रहे हैं तो वो डॉट क्यों रख रहे हैं पता करके ही रखना है। ऐसे ही मैं कुछ बता दिया हूं बोल के नहीं रखना चाहिए। तो इसमें अभी क्या देखना है कि सब कुछ हम लोग को मालूम है कि नहीं, यहाँ पे क्यों जा रहा है, वहां पे क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। आधा काम तो हो गया, लास्ट काम हो जाएगा तो हो गया। तो सी लैंग्वेज में क्या किया इस बार से, मेमोरी से कोई भी वैल्यू अगर मुझको पकड़ के लेकर जाके कहाँ डिस्प्ले करना है? मॉनिटर में। उन लोगों ने क्या किया है, they have given a function called as printf. So C लैंग्वेज में printf फंक्शन यूज करना है। इससे पहले कि हम लोग printf के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करें, थोड़ा मॉनिटर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। So printf क्या करेगा, मेमोरी से वैल्यू पकड़ेगा और मेमोरी से वैल्यू लेके कहाँ रखेगा? मॉनिटर पे। ओके, स्कैनफ क्या करता है, कीबोर्ड से वैल्यू लेगा और कीबोर्ड से वैल्यू लेके कहाँ रखेगा? मेमोरी में। ओके, प्रिंटफ इधर से लेके उधर करेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है, फिर से वीडियो देख के फिर से, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम नहीं। मैं प्रोग्राम नहीं सिखा रहा हूँ। ये प्रोग्राम गूगल में मारेंगे मिल जाएगा। हम लोग प्रोग्राम नहीं सीख रहे हैं, हम लोग ये सीख रहे हैं कि कोई भी प्रोग्राम, ऐसे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स आराम से खुद कैसे लिख सकते हैं। जब सब कुछ मालूम रहता है, कैसे काम होता है सब, तब हम लोग प्रोग्राम खुद से लिख सकते हैं। वो सीख रहे हैं। स्कैनफ क्या करता है, प्रिंटफ क्या कर रहा है। ओके, तो अभी ये वैल्यू इधर रखना है। तो ये 30 वैल्यू कहाँ डिस्प्ले करेंगे? यहाँ 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 मॉनिटर में कहाँ डिस्प्ले करेंगे? क्वेश्चन वो आ गया, पता नहीं। लेकिन इस बार से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये वैल्यू 30 कहाँ डिस्प्ले होता है, तो जहां पे कर्सर रहता है वहीं पे डिस्प्ले होता है। ओके, सो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चंस, मतलब वो लोग क्वेश्चंस नहीं, मतलब किसको बताने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर को हम लोग बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट कर दिया है कि जब भी कोई भी वैल्यू, सिर्फ यहीं से नहीं, कोई भी वैल्यू अगर डिस्प्ले होता है तो जहां पे कर्सर रहता है जो ब्लिंकिंग वाला है वहीं पे डिस्प्ले होता है। तो हम लोग को वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स हो गए कि हम लोग को सेपरेटली किसको बताने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर को जहाँ के ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम इधर रखो उधर रखो, ये नाम दो ये नाम दो, ये सब नहीं है। लेकिन सिर्फ ये बताना है प्रिंटफ को कि इसमें कौन सा वैल्यू को तुमको वहाँ डिस्प्ले करना है। ऐसे डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ दे के स्ट्रक्चर, वही स्कैनफ वाला स्ट्रक्चर यूज करके कौन सा वैल्यू को, सी, तो मैं यहाँ सी वैल्यू दे देता हूँ। लेकिन अगर ठीक से देखने से यहाँ पे हम लोग एड्रेस नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे एड्रेस दे रहे हैं, क्योंकि मेमोरी में अगर मैं रख रहा हूँ तो वहाँ पे एड्रेस देना जरूरी है। लेकिन अगर ये मॉनिटर में रख रहा हूँ तो वहाँ पे एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं, जहाँ कर्सर वहीं डिस्प्ले करो। तो प्रिंटफ के पास एड्रेस देना है नहीं देना है, जरूरत ही नहीं है। काम हो गया तो सेमीकोलन और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, अगर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर देखें और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर देखें, दोनों में बहुत फर्क है। ये दोनों एक नहीं है।
क्योंकि इसका काम है चेक करके वैल्यू रखना, इसका अलग काम है जो मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने टाइम फिर मैं दिखाऊंगा। ये अभी नहीं सीखेंगे। जैसे मैं सिस्टम पे जाऊंगा मैं इसका वैल्यू असल ये क्या करता है, ये परसेंटेज वो वहाँ देखेंगे, अभी नहीं है। अभी के लिए इसको पेंडिंग रखिए। ओके, सो इतना तो पता चल गया। जैसे ही अभी प्रिंटफ किया, ये सी वैल्यू पकड़ा है, सी वैल्यू को लेकर जाके मॉनिटर पे डिस्प्ले हो गया। मतलब यहाँ पे क्या आ गया है, 30 आ गया है। तो कंप्यूटर के साथ अभी हम लोग क्या कर, 2 नंबर्स ऐड करवा दिए। किस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। डाटा टाइप दिया है, वेरिएबल्स दिया है, काम खत्म हो गया तो सेमीकोलन रख दो, स्कैनफ यूज़ करो वैल्यू उधर रखने के लिए, क्योंकि यहाँ से कीबोर्ड से मेमोरी में रखना है। प्रोसेसर को बताओ क्या करना है, इसलिए प्रोसेसर को बता दिया ऐड करो, उसको कहाँ रखो करके बता दिया, इक्वल टू वो बता दिया कि यहाँ पे रख दो, ये वैल्यू को लेकर जाके उसको डिस्प्ले कर दो। पूरा बता दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर अपना काम करना शुरू कर दिया। ये हो गया हम लोग का सी प्रोग्राम। लेकिन ये सी प्रोग्राम यूज़फुल है, काम आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यूजलेस है ये, किसी काम का नहीं है। अब ये भी देख लेते हैं ये किस काम का नहीं। इतना अच्छा से लिख दिए है, हो गया, आउटपुट आ गया, यूज़र खुश है, लेकिन किसी काम का नहीं है। एक बार वो भी चेक कर लेते हैं क्यों ये किसी काम का नहीं। फर्स्ट से बहुत प्रॉब्लम्स है इसमें, एक एक करके सॉल्व करके चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हाथ से एग्जीक्यूट करते हैं, सिस्टम नहीं जरूरत है। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ जाने की जरूरत नहीं, सिस्टम पे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं, हाथ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम लोग को पूरा प्रोसेस ही मालूम है, तो हाथ से एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्वियसली सिस्टम करेगा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ से एग्जीक्यूट करें, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहाँ से सिस्टम कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, ये तो बताया ही नहीं। सिस्टम को बताना है ना कहाँ से एग्जीक्यूट करना है हम लोग ने, लेकिन हम लोग को मालूम है कि नहीं, हम लोग को मालूम है कि यहाँ से एग्जीक्यूट करना है, लेकिन किसको नहीं मालूम, सिस्टम को मालूम ही नहीं है। सिस्टम को बताने के लिए नेक्स्ट टाइम से चाहे 1000 लाइन का प्रोग्राम लिखिए, 10,000 लाइन्स और कुछ भी हो, सिस्टम को बताना पड़ता है कि यहाँ से शुरू कीजिए, ऐसे यहाँ से शुरू कीजिए। बताने के लिए सी लैंग्वेज में क्या किए हैं, दे हैव गिवन मेन और उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अगर अब मैं पूछूं सिस्टम कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ उसको मेन दिखेगा वो वहीं से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, वो मेन यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। क्योंकि हम लोग, अगर मैं यहाँ मेन लिखता हूँ तो वहाँ से शुरू करेगा, जहाँ मैं बोलूँगा वो वहाँ से शुरू करेगा, क्योंकि मुझको मालूम है यहाँ से करना है तो यहाँ। तो ये बता दिए कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर यहाँ आ गया, अब यहाँ से स्टार्ट करना है मुझको, ओके। इसके बाद यहाँ आते ही सी लैंग्वेज वालों ने देखा, क्या देखा, ये इंट है, ये भी इंट है, ये भी इंट है, और अगर 10 रहेगा तो 10 इंट रहेगा। मतलब एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। बेकार में एक चीज़ को क्यों रिपीट करना है, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सिंपल कर दिया इसको। सिंपल करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, इंट ए इंट इंट, अब तीनों एक ही है, तो इन लोगों ने क्या किया, ऐसे देने के बजाय इंट ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे दे दिया, ओके। ये सेम है, फंक्शनैलिटी सेम है, जैसे पुराना हो रहा था वही होगा, लेकिन इंट एक बार देने से हो गया, सिंपल किया बस। उसे सिंपल करने के लिए उन लोगों ने क्या दिया है, कॉमा। और नेक्स्ट टाइम से कहीं पे भी अगर कॉमा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि सेपरेट करना है। प्रोग्रामिंग में कहीं भी किसी चीज को अगर सेपरेट करना है तो क्या दे देंगे, हम लोग को ये मालूम है कि ए अलग है और बी अलग है, इसलिए मैंने क्या दे दिया, कॉमा। और कभी भी प्रोग्रामिंग में कॉमा कहीं देखे हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग में देखे हैं, कहाँ देखे हैं, यहाँ पे कॉमा देखे, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, फॉर्मेट को सेपरेट किए हैं और इसको सेपरेट किए। तो प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी अगर कुछ सेपरेट करना है, 2 आदमी लोग को सेपरेट करना है, कॉमा रख दो, दोनों सेपरेट रख रहे हैं। ऐसे इधर भी कुछ भी सेपरेट करना है, दे दिए। सो जैसे ही मैं इंट ए बी सी देता हूँ, सेम उस टाइम जैसे मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, ओके। मेमोरी एलोकेट हो गया, इसको खाली कर देते हैं, हाथ से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट आ गया इंट ए बी सी, इंटीजर बता दे रहे हैं, 3 मेमोरी एलोकेट हो गया इंटीजर के लिए। अब यूजर के पास आते हैं, क्योंकि यूजर वैल्यू देना है। यूजर को क्या दिखेगा, कीबोर्ड और मॉनिटर, और मॉनिटर में मालूम है कि
ठीक है। तो अब यूजर मॉनिटर की तरफ देख रहा है। स्कैनएफ क्या करेगा, कीबोर्ड से वैल्यू है तो लेगा। सो स्कैनएफ क्या कर रहा है, कीबोर्ड से वैल्यू के लिए वेट कर रहा है। यूजर क्या कर रहा है, मॉनिटर की तरफ देख रहा है। मतलब यूजर मॉनिटर की तरफ देख रहा है, स्कैनएफ यूजर के लिए वेट कर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों के लिए वेट कर रहे हैं। मतलब हम लोग का प्रोग्राम क्या कर रहा है, सबके लिए वेट कर रहा है। इसलिए प्रोग्राम क्या है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि सब लोग सबके लिए वेट कर रहा है। प्रोग्राम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा प्रोग्राम लिख के क्या फायदा जो यूजर यूज ही नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम तो है। अब प्रॉब्लम क्या है अगर देखना है तो प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग का प्रोग्राम किससे बातचीत नहीं कर रहा है, यूजर से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है। यूजर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, इसलिए यूजर को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब इसमें डिफेक्ट ये है कि हम लोग को क्या स्टार्ट कर देना, यूजर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करना। वैसे कम्युनिकेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो एंटर वैल्यू करके मैं लिखूंगा। जैसे मैं यूजर को एंटर वैल्यू लिखता हूं, अब वो वैल्यू एंटर करेगा कि नहीं, मतलब मैं किससे बातचीत कर रहा हूं, यूजर से। वैसे यूजर से बात करने के लिए मैं प्रिंटफ दूंगा। लेकिन ये प्रिंटफ और ये प्रिंटफ दोनों एक ही है, नहीं, दिखने में सेम है। ये प्रिंटफ मेमोरी से वैल्यू लेके कर रहा है, ये प्रिंटफ किससे बातचीत करने के लिए, यूजर से बात करने के लिए लिख रहा हूं मैं। इसलिए दोनों में बहुत फर्क है। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंटफ करके इसका स्ट्रक्चर डबल कोट्स दे दूंगा। अब इसके अंदर क्या देते हैं ये हम लोग का मर्जी, कंप्यूटर को कोई रिलेट, क्योंकि ये किससे बातचीत करने के लिए, यूजर से बातचीत करने के लिए दे रहे हैं। तो कंप्यूटर से कोई रिलेशन नहीं, कंप्यूटर कोई एरर या ये क्यों ऐसे दे रहे हो, ऐसे दे रहे हो, पूछेगा ही नहीं हम लोग से। लेकिन कौन पूछेगा, यूजर। इसीलिए जो भी दे रहे हैं किसको समझ में आना, यूजर को समझ में आने जैसे देना पड़ेगा। अपना मर्जी से दे दिए, खुशी अपने खुशी के लिए तो फायदा नहीं। किसका खुशी के लिए देना, यूजर का। वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन देना यूजर को। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एंटर वैल्यू यहाँ लिखूंगा। अगर मैं यहाँ कुछ ऐसे करके भी दे देता हूँ तो भी एरर और कुछ नहीं आएगा, कंप्यूटर को असल कोई रिलेशन ही नहीं है, वो सीधा वो लेकर जाके डिस्प्ले कर देगा। लेकिन किसको समझ में नहीं आएगा, यूजर को। इसलिए थोड़ा नीटली लिखते हैं। जैसे ही अभी एंटर वैल्यू दिए हैं, यूजर क्या करेगा, एंटर करेगा। यूजर ने 10 एंटर कर दिया। जैसे ही 10 वैल्यू कीबोर्ड से एंटर हुआ, कौन एक्टिवेट हो जाएगा, स्कैनएफ। स्कैनएफ झट से क्या करेगा, 10 वैल्यू को पकड़ेगा कीबोर्ड से, पकड़ के हम लोग जो फॉर्मेट जो चेक करेगा, ठीक है, कहाँ लेकर जाएगा, एड्रेस यहाँ आ गया। अब फिर से यूजर से इंटरेक्ट होना है सेकंड वैल्यू के लिए, तो मुझको क्या देना पड़ेगा, एंटर अनदर वैल्यू। तो उसे करने के लिए फिर क्या देना पड़ेगा, प्रिंटफ डबल कोट्स में एंटर अनदर वैल्यू दे देंगे। जैसे ही मैं एंटर अनदर वैल्यू देता हूँ, यहाँ एंटर अनदर वैल्यू एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे ही यूजर देखता है वो और एक वैल्यू एंटर किया, 20 एंटर करते ही कौन एक्टिवेट हो जाएगा, स्कैनर। 20 वैल्यू पकड़ेगा, चेक करेगा, एड्रेस में लेकर जाके दे दे रख देगा। यहाँ तक एग्जीक्यूशन हो गया। यहाँ एग्जीक्यूशन होते ही यहाँ पे आ गए। अब दोनों वैल्यूज प्रोसेसर पकड़ेगा, बोल दिए प्लस कर दो, कर दिया। इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू को लेकर जाके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसमें स्टोर कर दो, वो लेकर आके इसमें स्टोर कर देगा। अब नेक्स्ट प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेंगे, सी वैल्यू पकड़ेगा, सी वैल्यू को लेकर जाके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। यूजर को आ गया, खत्म। अब खत्म हो गया करके किसको बताना, कंप्यूटर को। उसे बताने के लिए ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करते कंप्यूटर को अब समझ में आ गया कि हो गया काम। चलो बंद करते हैं। हम लोग क्या लिख दिए हैं, सी प्रोग्राम लिख दिए। लेकिन ये सी प्रोग्राम क्यों लिखे हैं, एग्जामिनेशन प्रोग्रामर के लिए नहीं, कंप्यूटर से काम कराने के लिए। ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, अब हम लोग का बात सुनना शुरू कर दिया, ये स्किल आ गया है। ऐसे जितने प्रोग्राम लिखेंगे वो कंप्यूटर से हम लोग का काम करना शुरू कर देगा। ये स्किल हम लोग गेन कर दिए हैं इस प्रोग्राम से। क्लियर। सो इसमें जो भी हम लोग सीखे हैं, ओके, कुछ भी इसमें सब कुछ जो प्रोसेस के लिखे हैं, सेमीकोलन, ये सब, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर भूल गए, नो प्रॉब्लम, वापस जाना है, फिर सीखना है, फिर आना है। खुद से प्रोग्रामिंग लिखने के लिए पूरा इम्प्लीमेंट करना है। अब इस प्रोग्राम को सिस्टम पे जाएंगे, देखेंगे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आएंगे, फिर इधर एग्जीक्यूशन देखेंगे।
फिर एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स को फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अभी सी प्रोग्राम डेवलप कर लिए हैं। ये सी प्रोग्राम को किस तरह से 1 by 1 एग्जीक्यूट करते हैं वो भी हम लोग ने सीख लिया, एग्जीक्यूट भी कर लिया है और हम लोग को आउटपुट भी आ गया है। तो ये पार्ट हम लोग को आ गया। अभी क्या करेंगे, इस सी प्रोग्राम को हम लोग यूज़र को डिलीवर करेंगे, मतलब यूज़र को देंगे ताकि वो इस प्रोग्राम को यूज़ कर सके। तो नेक्स्ट पूरा ये एक्सप्लेनेशन पूरा किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं ये देखेंगे। ये देखने से पहले क्या करेंगे कि अगर हम लोग ठीक से क्लास को याद करेंगे तो उसमें हम लोग स्कैनएफ किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग ने सीखा है। तो स्कैनएफ अगर कीबोर्ड से वैल्यू लेकर जाकर मेमोरी में रखना है तो स्कैनएफ यूज़ करते हैं। प्रिंटएफ क्यों यूज़ करते हैं ये हम लोग ने सीखा है। अब ये सब प्रिंटएफ और स्कैनएफ जो भी है इसका इंस्ट्रक्शंस पूरा इन लोगों ने क्या किया है कि एक हेडर फाइल में स्टोर किया है। किसमें स्टोर किया है? हेडर फाइल में। और उस हेडर फाइल का नाम इन लोगों ने stdio.h करके दिया है। अब अगर कोई पूछेगा ये stdio.h क्या है, ये एक फाइल है जिसमें किसका प्रिंटएफ और स्कैनएफ का इंस्ट्रक्शंस किस में रहता है, std मतलब प्रिंटएफ स्कैनएफ क्या क्या करना है ये सब इसमें लिखा रहता है, stdio.h में लिखा रहता है। इसको एक्चुअली फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कहते हैं, std स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसको हम लोग के प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। ऐसे इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। ये हैश क्या करता है कि ये जो भी हम लोग हैश के बाद देंगे ये इस प्रोग्राम से अलग है, मतलब कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि ये इस प्रोग्राम से अलग है लेकिन इसको इंक्लूड करना है। ये प्रोग्राम अलग है और ये अलग है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस प्रिंटएफ स्कैनएफ का है, तो इसलिए हैश करके देंगे। तो अभी कंप्यूटर को ये पता चला कि अलग है लेकिन इसको इंक्लूड करना है किसके साथ, जो भी इंस्ट्रक्शंस है प्रिंटएफ स्कैनएफ का वो इसको अपने प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे stdio.h देंगे। ओके, इसमें किस किस का इंस्ट्रक्शंस है, प्रिंटएफ और स्कैनएफ का इंस्ट्रक्शंस है ना। एक बार ये प्रोग्राम ऐसे हेडर फाइल देने के बाद अब फिर वापस आते हैं यूज़र को इस प्रोग्राम को डिलीवर करने के लिए, मतलब ताकि यूज़र इसको यूज़ कर सके। पहली बात यह है कि ये प्रोग्राम यूज़र यूज़ नहीं करेगा। ओके, ये इस यूज़र को ये यूज़ करने के लिए इससे फ़ायदा नहीं, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार करना पड़ता है। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है, सो नेक्स्ट पूरा एक्सप्लेनेशन में ये देखेंगे कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है क्या। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये जो सी लैंग्वेज प्रोग्राम हम लोग ने लिखा है इस प्रोग्राम को यूज़र को देना नहीं है, क्योंकि यूज़र इसको यूज़ नहीं कर सकता, ये हम लोग के लिए। यूज़र को क्या यूज़ होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल यूज़र को यूज़फुल होगा। तो अभी हम लोग यूज़र को क्या डिलीवर करना है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल डिलीवर करना है तो फर्स्ट हम लोग को पता रहना है असल एग्जीक्यूटेबल फाइल है क्या। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि विल सी, हम लोग देखेंगे कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है क्या। ओके, ऐसे करने के लिए फर्स्ट जो एग्जीक्यूटेबल फाइल फर्स्ट क्या करेंगे कि इस प्रोग्राम को सिस्टम में एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होगा सिस्टम में। इसलिए अब ये प्रोग्राम कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, सिस्टम में एग्जीक्यूट करेंगे। सिस्टम में एग्जीक्यूट करके तब एग्जीक्यूटेबल फाइल हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअली सिस्टम में रहता क्या है, क्योंकि इसको जाके सिस्टम में एग्जीक्यूट करना है। तो सिस्टम में रहता क्या है, हार्डवेयर रहता है ना, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू है, सीपीयू के अंदर रैम है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, ये सब हार्डवेयर रहता है। सिस्टम के अंदर क्या रहता है, हार्डवेयर। और क्या रहता है सिस्टम में, सिस्टम में मैंने एक तो हार्डवेयर रहता है, और सिस्टम में क्या रहता है, अगर वो पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्विच ऑन कीजिए। ओके, स्विच ऑन करके उसके अंदर सिस्टम के अंदर हाथ डाल दें। जैसे स्विच ऑन करके सिस्टम के अंदर हाथ डालेंगे तो क्या होगा, शॉक मारेगा, है ना। तो सिस्टम के अंदर और क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहता है। सिस्टम में हार्डवेयर रहता है लेकिन वो हार्डवेयर के साथ डेफिनेटली क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहता है। मैं वही सिखा रहा हूँ, एक्जीक्यूटेबल फाइल जनरेशन ही सिखा रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट थोड़ा सा नॉलेज, पूरा नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज ये दे रहा हूँ कि अगर मैं पूछूं कि सिस्टम में क्या रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी रहता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी रहता है, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो 2 नंबर ऐड कैसे करता है,
इतना जो कुछ काम कर रहा है वो सब कैसे करता है ना? सोचने वाली बात है। देखने से तो कुछ है नहीं उसमें, हार्डवेयर है और करंट है, और हम लोग को ये मालूम है कि उसको छुएंगे तो शॉक लगता है उतना ही, लेकिन ये नहीं पता कि वो सब कुछ कर लेता है। लेकिन कंप्यूटर को देखने से सब कुछ कर लेता है, कुछ तो बात है ना उसमें। तो इन लोगों ने क्या किया, अगर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है तो उसके साथ वो लोग कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इन लोगों ने सोच के इन लोगों ने क्या किया कि उस इलेक्ट्रिसिटी का एडवांटेज लेके उन लोगों ने एक नया लैंग्वेज क्रिएट किया है, जो सिस्टम का लैंग्वेज है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कौन सा लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। जो मशीन, जो अभी हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका लैंग्वेज क्रिएट किया है, और ये मशीन लैंग्वेज को इन लोगों ने जीरोस और वंस से क्रिएट किया। ओके, सो मशीन में अगर कुछ भी करना है, ओके, तो कुछ भी करना है तो वो किस में रहना है? जीरोस एंड वंस में रहने से ही मशीन में कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, अगर मैं ये लिख लूँ सी लैंग्वेज में और सिस्टम में जाऊंगा एग्जीक्यूट करने के लिए, होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को टैकल करने के लिए मुझको कौन सा लैंग्वेज यूज करना? मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज किस में लिखा हुआ है? जीरोस एंड वंस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, सर ये जीरोस एंड वंस भी तो करंट नहीं है, तो वो मशीन लैंग्वेज उसमें कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो आंसर बहुत सिंपल है। उन लोगों ने क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी में दो चीज रहते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। आपके मशीन लैंग्वेज में कितने चीज है? दो चीज है, एक जीरो और एक वन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को लूंगा, जीरो ले लेते हैं, अगर मैं प्रोटॉन्स को लूंगा, वन ले लेते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी जो रिप्रेजेंट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये या तो जीरो से या तो वन से, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज किस में लिखा रहता है? जीरोस एंड वंस में, क्योंकि उधर करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको मैच करने के लिए जीरोस एंड वंस से मशीन लैंग्वेज लिखा जाता है। वो मशीन लैंग्वेज अगर अंदर में जाता है तो पूरा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के हिसाब से ही पूरा वर्किंग जाता है। अगर और भी सीखना है तो थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा, ओके, किसमें? ये मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में थोड़ा इन डेप्थ जाने के लिए कंप्यूटर बेसिक्स अगर हम लोग पढ़ेंगे जीरोस एंड वंस का, तब एग्जैक्टली पता चलेगा किस तरह से होगा वो। और अगर और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखना है तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा। सो ये आप लोग क्लासेस आएगा बाद में, लेकिन अभी जस्ट प्रोग्रामिंग के लिए इतना समझना ज़रूरी है कि जो कि मैंने जस्ट अपर बेसिक्स बताया है, इतना समझना ज़रूरी है कि अगर मैं पूछूंगा ये सी लैंग्वेज प्रोग्राम मैं सिस्टम में एग्जीक्यूट करना है कि नहीं, तो करना है, लेकिन इस सी प्रोग्राम को मैं सीधा एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? आंसर है नहीं, क्योंकि वहाँ सिस्टम है, और सिस्टम में कौन सा लैंग्वेज चलता है? मशीन लैंग्वेज। इस सी लैंग्वेज को मुझको किस में कन्वर्ट करना है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने से तब मैं सिस्टम में क्या कर सकता हूँ? एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो अभी मैं क्या सिखाऊंगा कि इस सी लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं। एक बार मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया तो किस में एग्जीक्यूट कर सकते हैं? सिस्टम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो वो देखते हैं। सो सी लैंग्वेज वालों ने क्या किया कि जो भी हम लोग का सी लैंग्वेज प्रोग्राम है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जिसका नाम है सी कंपाइलर। कौन सा सॉफ्टवेयर? सी कंपाइलर। ये सी कंपाइलर सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि आपका जो भी सी लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ये, ओके। ये ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग, राइट। सो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने प्रोग्राम सीखा है इसको सिस्टम में जाके एक फाइल में टाइप कर दूंगा पूरा, ओके। फाइल में टाइप करके उसका एक नाम दे दूंगा। मैंने क्या नाम दे दिया? ऐड। सो अभी ये जो सी प्रोग्राम है किस में है, किस फाइल में है? ऐड करके एक फाइल में है। सो ऐड फाइल में मैंने टाइप कर दिया। अब मैं आपको पूछूंगा इस ऐड फाइल में क्या है? क्या है? सी लैंग्वेज प्रोग्राम इस ऐड फाइल में है, लेकिन इसे पता नहीं चल रहा है ना। सो पता चलने के लिए हर एक सी प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या देना है? डॉट सी। अभी अगर मैं पूछूंगा ये इस फाइल में कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है? सी प्रोग्राम है। सो कोई भी सी प्रोग्राम अगर हम लोग सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या देना चाहिए? डॉट सी करके एक्सटेंशन देना चाहिए,
ठीक है, तो अभी ये सी प्रोग्राम add.c हम लोग ने इस फाइल में स्टोर कर लिया है। इस फाइल में स्टोर करने के बाद इसको क्या करेंगे, सी कंपाइलर से कंपाइल करेंगे। जैसे ही सी कंपाइलर से कंपाइल करते हैं, ये जो भी पूरा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो अभी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होके और एक फाइल में स्टोर हो जाएगा। इस फाइल का नाम क्या है, ऐड ही है, लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा कि .obj विच इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट फाइल। इस फाइल को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल। अगर अभी कोई पूछेगा add.c में क्या है, आंसर सी लैंग्वेज प्रोग्राम है। और अगर अभी कोई पूछेगा कि .obj फाइल में क्या है, इसमें क्या है, मशीन लैंग्वेज है, जो कि आपका सी लैंग्वेज प्रोग्राम ही है, लेकिन अभी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, अब किस में एग्जीक्यूट होगा, ये सिस्टम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट फाइल में, हम लोग का प्रोग्राम है लेकिन क्या नहीं है, ये stdio.h जो हेडर फाइल है ना, वो किस में नहीं है, ऑब्जेक्ट फाइल में नहीं रहता है, सिर्फ हम लोग का प्रोग्राम रहेगा उसमें। लेकिन ये भी चाहिए ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग के प्रोग्राम से लिंक कर देंगे। ऐसे लिंक करने के लिए उन्होंने क्या दिया कि एक सॉफ्टवेयर दिया है जिसका नाम सी लिंकर है। ये सी लिंकर क्या करेगा, stdio.h में जो भी मशीन लैंग्वेज है, हम लोग का जो भी मशीन लैंग्वेज है, ये दोनों को कंबाइन करके एक नया फाइल क्रिएट करेगा जिसका नाम है ऐड। ओके, इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा कि .exe, और इस फाइल को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। अभी एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या है, मशीन लैंग्वेज कन्वर्टेड हम लोग का प्रोग्राम, और मशीन लैंग्वेज कन्वर्टेड stdio.h में जो भी प्रोग्राम है वो पूरा किस में है, ये add.exe फाइल में है, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अभी जो भी हम लोग का यूजर है उसको कौन सा फाइल दे देंगे, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देंगे और बोलेंगे आपको जब भी 2 नंबर्स ऐड करना है ऐड करो। ये मैंने क्लास में सिखा दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे कि सिस्टम पे जाएंगे, सिस्टम पे जाके सिस्टम में किस तरह हम लोग ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम लोग यूजर को ये दे सकते हैं, ये पूरा सिस्टम में सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में वही है, लेकिन एक बार फिर से ये देख लेते हैं। हम लोग ने प्रोग्राम क्रिएट किया, सिस्टम में एग्जीक्यूट करना है इसको, क्योंकि यूज़र को देना है। कर पाएंगे नहीं, क्योंकि इसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ किए, सी कंपाइलर। पहले फाइल को सेव किए, ये भी सिस्टम में देखेंगे। सेव करने के बाद वो जो भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ वो किस फाइल में स्टोर हुआ, ऑब्जेक्ट फाइल में स्टोर हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट फाइल में प्रॉब्लम क्या हुआ कि अपना stdio.h फाइल है नहीं, तो वो फाइल लेकर आने के लिए हम लोगों ने सी लिंकर सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जो कि दोनों फाइल्स का मशीन लैंग्वेज कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में स्टोर कर दिया। अभी नेक्स्ट सिस्टम में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें, ठीक है। तो जो सी प्रोग्राम हम लोग ने सीखा है क्लास में, उस सी प्रोग्राम को अभी सिस्टम पे एग्जीक्यूट करते हैं। सी प्रोग्राम को ऑनलाइन एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सी कंपाइलर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था। तो सी कंपाइलर ओपन करने के लिए आप पहले गूगल में जाइए और वहाँ पे सी कंपाइलर ऑनलाइन करके टाइप कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ़ सी कंपाइलर्स इधर मिल जाएंगे। उसमें मैं प्रोग्राम इस सी कंपाइलर यूज़ करूँगा। इस सी कंपाइलर में ऑलरेडी एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो हम लोग को ज़रूरत नहीं है, और इसमें देखेंगे तो #include stdio.h जो printf एंड scanf है उनके इंस्ट्रक्शंस इसमें रहेंगे, और जो ये हेडर फाइल है सो जो प्रोग्राम हम लोग ने सीखा है उस प्रोग्राम को हम लोग टाइप कर लेते हैं bc %d। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में भी डाउट है तो आप फिर से जाइए, फिर से पूरा क्लास सुनिए। जो कि आपके डाउट्स को क्लियर कर देता है। c = a + b printf
परसेंटेज डी सी। सो ये हुआ हम लोग का प्रोग्राम, बट क्लास में डिस्कस करने जैसे ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। यूज़र इसको यूज़ नहीं कर सकता है। कैसे यूज़ नहीं कर सकता है? अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यूज़र को इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एंटर करें, लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैल्यू एंटर कर सकते हैं और रिजल्ट भी देख सकते हैं। सो प्रोग्राम काम कर रहा है, लेकिन यूज़र को ये प्रोग्राम उतना यूज़फुल नहीं है। सो यूज़फुल करने के लिए ऑब्वियसली हमको यूज़र से इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। यूज़र इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए printf एंटर वैल्यू मैंने दिया है। सिमिलरली printf एंटर अनदर वैल्यू। ओके, ये इंटरेक्शन देने के बाद अगर हम लोग रन क्लिक करते हैं तो आपको एंटर अ वैल्यू, अब यूज़र को समझ में आ रहा है कि उसको वैल्यू एंटर करना है। ओके, मैंने 20 दिया है। सो रिजल्ट अभी क्या आ गया कि 30 आ गया है। इसको भी थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं ताकि यूज़र को क्लियर रहे। ओके, एक बार ये इंटरेक्शन बढ़ाने के बाद अगर आउटपुट को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि आउटपुट यहाँ 30 आ रहा है, सो 30 रिजल्ट है। ओके, 10 और 20 को ऐड करने के बाद, पर इसको और इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बिकॉज ये रिजल्ट है, हम लोग इसके अंदर printf के अंदर रिजल्ट टेक्स्ट भी दे सकते हैं। अगर अभी आप इसको रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे तो रिजल्ट 30 आया है। ओके, सो इंटरेक्शन आउटपुट में भी यूज़र को थोड़ा हम लोग ने इम्प्रूव किया है। इसका एग्जाम्पल और देखने के लिए अगर मैं अभी रन करता हूँ, वैल्यू एंटर किया हूँ, 20 एंटर किया हूँ, अगर अभी देखेंगे आउटपुट को तो 30 इधर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन 30 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो जहाँ पे हम लोग ने परसेंटेज दिया है ई और एस के बीच में, वहीं पे रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्कैनएफ में परसेंटेज डी दिए हैं और ये जो प्रिंटएफ में परसेंटेज दिए हैं, ये दोनों डिफरेंट है। स्कैनएफ में परसेंटेज डी किस लिए दिए हैं, ये क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वापस जाइए, फिर से सुनिए अगर आप भूल चुके हैं कि परसेंटेज डी स्कैनएफ में क्यों दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे परसेंटेज डी जो प्रिंटएफ में दे रहे हैं, ये लोकेशन स्पेसिफाइड है, मतलब किस जगह पे सी का वैल्यू डिस्प्ले होना है, वो लोकेशन बताने के लिए यहाँ पे परसेंटेज डी यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से परसेंटेज डी हटा के अगर परसेंटेज डी को इस लोकेशन पे दे दूँ, अगर अभी रिजल्ट देखें तो रिजल्ट इस लोकेशन पे वैल्यू आ रहा है। सो आउटपुट को और अच्छा करने के लिए मैं क्या करूँगा, सम ऑफ करके लिख के परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी दे, और यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा दे देते हैं। मतलब ये परसेंटेज डी है जो है वो लोकेशन है ए में जो वैल्यू है उसका, ये परसेंटेज डी जो है वो बी में जो वैल्यू है उसका, और ये वाला परसेंटेज डी जो सी में वैल्यू है उसके लिए हम लोग ने तीन लोकेशन इसमें स्पेसिफाई कर दिए हैं। अगर अभी रन करेंगे तो 20 सम ऑफ 10 एंड 20 30। सो ये आउटपुट ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूज़र को डायरेक्टली 30 डिस्प्ले करने के बजाय यूज़र को आप बता रहे हैं कि सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे किस तरह से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट किया जाता है और यूज़र को किस तरह से वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हम लोग डिलीवर करेंगे और किस तरह से यूज़र उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को यूज़ कर सकता है। सो ऐसे करने के लिए हम लोग दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक टर्बो C++ एडिटर एंड कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो GCC कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। सो तो पहले मैं टर्बो C++ एडिटर से एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करना दिखाऊंगा, फिर GCC कंपाइलर से भी एग्जीक्यूटेबल फाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। सो ये करने के लिए आपको टर्बो C++ कंपाइलर गूगल में टाइप कर लीजिए तो आपको इधर डाउनलोड टर्बो C++ करके आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए
और यहाँ पे डाउनलोड टर्बो C++ है, जिसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको टर्बो C++ 3.2 जिप फाइल, आपको ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको setup.exe फाइल आएगा। वो setup.exe फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है टर्बो C वो इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार इंस्टॉल होते ही आपको टर्बो C3 फोल्डर इस तरह से उसके फाइल्स इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएंगे। तो आप सिंपली ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए, फॉलो करके आप सेटअप फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आपका टर्बो C++ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि उसको ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू में जाके टर्बो C++ ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक करते ही आपका टर्बो C++ स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो स्टार्ट टर्बो C++ क्लिक कीजिए और ये है आपका एडिटर, टर्बो C++ एडिटर है। इसी एडिटर में हम अपने प्रोग्राम को टाइप करके एक्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर सकते हैं। सो ये करने के लिए आपको एक नया फाइल लेना पड़ेगा। नया फाइल लेते हैं, न्यू, ओके। और जो भी प्रोग्राम हम लोग ने क्लास में सीखा है उसको यहाँ पे टाइप कर लीजिए, include stdio.h। आप अपने प्रोग्राम को ऑब्वियसली सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए आपको फाइल में जाइए, यहाँ F2 सेव एज करके रहेगा, क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना आप फाइल नेम दे दीजिए। अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने फाइल सेव मैं ऐड फाइल नेम से सेव कर चुका हूँ। सो add.c मैंने अपने फाइल नेम को दिया हुआ है। सो एक बार सेव करने के बाद आप प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल Alt F9 क्लिक करते ही आपको टोटल लाइंस कंपाइल कितने हुए, वार्निंग्स, एरर्स दिखाएगा। ये वार्निंग्स अभी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एरर्स तो नहीं है, इसमें 0 आए हैं। लाइंस कंपाइल देखने से अगर आप अपने प्रोग्राम को देखेंगे तो इसमें 7 लाइंस ऑफ कोड है, लेकिन यहाँ 318 लाइंस दिखा रहा है। तो ये जो 311 लाइंस है वो एक्चुअली printf और scanf के इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि stdio.h हेडर फाइल में इंक्लूडेड हैं, इसलिए आपको टोटल 318 लाइंस कोड दिखा रहे हैं। सो वार्निंग पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फंक्शन सीखने के बाद ये वार्निंग भी क्लियर हो जाएगा। कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रन मेन्यू में जाके आप कंट्रोल F9 अगर प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम अभी रन होगा। तो मैं कंट्रोल F9 प्रेस कर लेता हूँ। कंट्रोल F9 प्रेस करते ही आप अगर यूज़र स्क्रीन को देखें, ये जो आया है यूज़र स्क्रीन है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि यूज़र को टर्बो C3 bin TC ऐसे कुछ पुराने वैल्यूज़, जो पुराना जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है, जो कि प्रोग्रामिंग के लिए ठीक नहीं। यूज़र को सिर्फ एंटर वैल्यू दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मैं वैल्यूज़ एंटर करता हूँ तो एक्चुअली मैं प्रोग्राम में आ गया हूँ, लेकिन आउटपुट मुझको दिखा नहीं। तो अगर मुझको आउटपुट देखना है तो मैं विंडो में जाके, अगर आप देखेंगे तो यहाँ यूज़र स्क्रीन है। अगर मैं यूज़र स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ और मैं Alt F, यूज़र स्क्रीन पर क्लिक करने से मुझको यहाँ पे सम ऑफ 12 and 12 24 करके आया आउटपुट। सो इसमें हम लोग ने देखा 2 प्रॉब्लम्स, अभी 2 प्रॉब्लम इसमें हमने देखा है। एक, यूज़र को टर्बो C3 C ड्राइव ये सब दिखना नहीं चाहिए। दूसरा, यूज़र वैल्यू एंटर करते ही उसको आउटपुट आ जाना चाहिए। लेकिन ये 2 प्रॉब्लम्स इस प्रोग्राम में है। अब ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि ये एंटर वैल्यू प्रिंट करने से पहले जो भी स्क्रीन में टेक्स्ट रहता है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को क्लियर स्क्रीन यूज़ करना है। क्लियर स्क्रीन यूज़ करते ही जो भी पुराना जो भी टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब इस क्लियर स्क्रीन का इंस्ट्रक्शंस इन्होंने #include conio.h फाइल में दिया है। conio.h का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट होता है, जो कि कंसोल यूज़र स्क्रीन को भी कहते हैं प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में। सो क्लियर स्क्रीन क्लियर कर देगा। और एक ये है कि जैसे ही आपका आउटपुट हो जाता है,
जैसे ही आपका आउटपुट कंप्लीट हो जाता है आपको फिर से यूज़र स्क्रीन में जाना है। इसके लिए मैं getch फंक्शन यूज़ करूँगा और ये getch फंक्शन भी आपको कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में मिल जाएगा। स्ट्रिंग्स कॉन्सेप्ट जब सीखेंगे तो getch फंक्शन किस तरह काम करता है वो हम लोग देख सकते हैं। अभी तो getch देते ही हम लोग को क्या होगा कि ये यूज़र स्क्रीन को रीडायरेक्ट कर देगा। तो एक बार ये होने के बाद फिर से कंपाइल करके देखते हैं। ओके अगर अभी आप लाइंस कंपाइल देखेंगे तो ये 468 है जो 318 था। ये एक्स्ट्रा जो भी लाइंस है वो conio.h फाइल से आपको इंक्लूड हुए हो। ठीक है, ओके। सो अभी प्रोग्राम को रन करेंगे। प्रोग्राम को रन करते ही अभी अगर आप यूज़र स्क्रीन को देखेंगे तो इसमें टर्बो C3 ऐसा कुछ पुराना जो भी टेक्स्ट है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि परफेक्ट है हम लोग के लिए। दो वैल्यूज़ एंटर करते हैं और जैसे ही मैंने 12 वैल्यू एंटर किया है आपको आउटपुट मिल गया। सो अभी अपना प्रोग्राम एकदम परफेक्ट जैसे यूज़र को चाहिए वैसे डिलीवर कर चुके हैं। तो ये मेन रीज़न है टर्बो C मैं आपको डेमो दिखाने के लिए ये दिखाना चाहता था कि जैसे कि हम लोग ने क्लास में सीखा है ऑलरेडी। अगर आप ये टर्बो C3 फोल्डर में जाते हैं और अगर आप बिन फोल्डर में जाते हैं, यहाँ आपका ऐड जो प्रोग्राम हम लोग ने क्रिएट किया है एडिटर में वो प्रोग्राम आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं अपने इस नोटपैड++ में ओपन करूं तो जो प्रोग्राम हम लोगों ने डेवलप किया है वो प्रोग्राम यहाँ पे आपको add.c फाइल में दिखेगा। लेकिन जैसे हम लोग ने क्लास में सीखा है कि जब आप C प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आपको दो फाइल्स और एडिशनल जनरेट होते हैं। एक है ऑब्जेक्ट फाइल जो कि मशीन लैंग्वेज कोड हम लोग ने जो प्रोग्राम डेवलप किया है उसका मशीन लैंग्वेज कोड होता है, और दूसरा है एक्सिक्यूटेबल फाइल जो कंप्लीट प्रोग्राम विथ जो हेडर फाइल्स के साथ मशीन लैंग्वेज रहता है वो एक्सिक्यूटेबल फाइल क्रिएट होता है। तो अगर एक्सिक्यूटेबल फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल अगर आप लोग को देखना है तो ये सोर्स में जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दो ऐड फाइल्स हैं। अब ये जो ऐड फाइल है ये आपका ऑब्जेक्ट फाइल है। इसका अगर आप साइज़ देखेंगे तो 1 KB है। इसका मतलब है कि इस ऐड फाइल में मशीन लैंग्वेज कोड है लेकिन सिर्फ हम लोग ने जो प्रोग्राम डेवलप किया है उसका है। अगर मैं ये एडिटर में ओपन करूं तो ये सम गार्बेज लैंग्वेज में लिखा हुआ है आप विच इज़ ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज कोड है जो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट अगर आप इसमें एक्सटेंशन देखेंगे तो यहाँ पे add.obj एक्सटेंशन है, और अगर मैं एक्सिक्यूटेबल फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको .exe एक्सिक्यूटेबल फाइल और ये उसका मशीन लैंग्वेज कोड है। सो 3 फाइल्स क्रिएट हो गए हैं हम लोग का C लैंग्वेज प्रोग्राम फाइल, add.c, ऑब्जेक्ट फाइल एंड .exe फाइल। सो इस तरह से हम लोग टर्बो C ++ को यूज़ करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके ये एक्सिक्यूटेबल फाइल जनरेट कर सकते हैं। अब इस एक्सिक्यूटेबल फाइल को हम लोग को यूज़र को डिलीवर करना है और यूज़र इस एक्सिक्यूटेबल फाइल को यूज़ करेगा यहाँ से। अगर मुझको पूछा जाए तो क्या मैं ये टर्बो C++ यूज़ करता हूँ? बहुत कम। मैं एक्चुअली GCC कंपाइलर को प्रेफर करता हूँ जो कि मुझको इजी लगता है। वो आपको जो पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि जो भी प्रोग्राम है मैं ऑनलाइन उसको एक्सिक्यूट कर देता हूँ। ऑनलाइन एक्सिक्यूट हो जाने के बाद मैं उस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। मैं किसी भी E ड्राइव, D ड्राइव जहाँ भी चाहिए वहाँ पे से आप इसको सेव कर सकते हैं। सो मैं इसको सेव एज अपने E ड्राइव में C प्रोग्राम्स में सेव कर लूँगा और मैं इसका नाम दे दूँगा। सो ये सब है, इसका नाम रहेगा add.c। ओके, अगर आप देखेंगे तो C प्रोग्राम्स यहाँ पे आपका add.c फाइल क्रिएट हो गया है जो कि मैंने अभी क्रिएट किया है। ओके,
अभी हम लोग को एक्सिक्यूटेबल फाइल जनरेट करना है, लेकिन इस एक्सिक्यूटेबल फाइल को हम लोग को जीसीसी कंपाइलर यूज़ करके करना है। नेक्स्ट आप जीसीसी कंपाइलर को डाउनलोड कर लीजिए। जीसीसी कंपाइलर डाउनलोड फॉर विंडोज 10 जो है, TDM GCC कंपाइलर डाउनलोड क्लिक करते ही आपको एक एक्सिक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इस एक्सिक्यूटेबल फाइल को इधर आप डबल क्लिक करेंगे तो इसमें आप क्रिएट क्लिक कीजिए। ऑब्वियसली ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप अगर इंस्टॉलेशन नहीं किया हुआ होगा तो नेक्स्ट क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद आप अगर स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे तो आपको min.gw कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा, इसको क्लिक कर लीजिए। ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेगा। हम लोग ने जो प्रोग्राम को सेव किया है वो सी प्रोग्राम्स ई ड्राइव सी प्रोग्राम्स में सेव किया है, तो आप ई ड्राइव में चले जाइए। सो cd/d ई ड्राइव, तो ई ड्राइव cd सी प्रोग्राम्स उसी फोल्डर में चले जाके यहाँ पे आप gcc जो भी फाइल नेम हम लोग ने दिया है add.c-o जो कि आउटपुट फाइल रहेगा, add to numbers। नाउ ये आपका एक्सिक्यूटेबल फाइल रहेगा जो आपको यूज़र को डिलीवर करना है। सो कमांड बहुत सिंपल है, जीसीसी आपका फाइल नेम दे दीजिए, -o दीजिए और ऐड टू नंबर्स दे के एंटर कर दीजिए। ऑब्वियसली आपको वार्निंग अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम तो यूज़र को डिलीवर हो जाएगा। अगर अभी आप अपने सी प्रोग्राम्स में जाएंगे तो आपका एक्सिक्यूटेबल फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ऐड टू नंबर्स एक्सिक्यूटेबल फाइल। इस एक्सिक्यूटेबल फाइल को आप यूज़र को डिलीवर करने के लिए मैं जस्ट एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऐड टू नंबर्स एक्सिक्यूटेबल फाइल हम लोग ने कॉपी कर दिया है। अगर यूज़र इसको डबल क्लिक करेगा तो उसको एंटर वैल्यू करके वैल्यू पूछेगा और आपको आउटपुट आ गया है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जीसीसी कंपाइलर यूज़ करके आप अपना प्रोग्राम को यूज़र को डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इस सेशन के ये सब प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मैंने आपके लिए दिए हैं। आपको ये सब प्रोग्राम्स को खुद से डेवलप करना है। गूगल में सर्च करके इन प्रोग्राम्स को ढूंढ के आप प्रोग्राम्स मत डेवलप कीजिए, उस तरह से रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको क्या करना है कि जो क्लास हम लोग ने सीखा है जिसमें 2 नंबर्स हम लोग ने ऐड किया है, उसमें जो प्रोसीजर है उस पर ध्यान दीजिए। मेन इधर इतना प्रोग्राम्स ये सब अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम्स हैं, लेकिन टारगेट क्या होना चाहिए कि आप हर एक प्रोग्राम इसमें डेवलप कीजिए, लेकिन वो प्रोसीजर को यूज़ करके आपको डेवलप करना है ए लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में। अभी नेक्स्ट क्लास में फिर मैं अपने क्लास में जाएंगे और क्लास में मैं 1-2 प्रोग्राम्स फिर से आपको दिखाऊंगा कि इन प्रोग्राम्स को किस तरह से मैं डेवलप करूंगा। आपको भी क्या करना है कि उसी प्रोसीजर को फॉलो होना, क्योंकि टारगेट यहाँ है ये है कि हम लोग को प्रोग्राम खुद से डेवलप करना सीखना है। अगर ये अभी प्रोग्राम्स छोटे हैं सो छोटे से स्टार्ट करेंगे तो तब जाके जब बड़े प्रोग्राम्स आएंगे तो आप इजीली आप उनको डेवलप कर सकते हैं। सो इसमें आप कंसंट्रेशन कम्प्लीटली अभी नेक्स्ट क्लास में जो मैं दिखाऊंगा उसको फॉलो कीजिए और हर एक प्रोग्राम को आप अपने खुद से इसको डेवलप कीजिए। ओके, जो सिस्टम में अभी जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स मैंने दिए हुए हैं उसमें क्या करेंगे कि मैं 1-2 प्रोग्राम्स निकाल के वो 1-2 प्रोग्राम्स को किस तरह से खुद से बिना गूगल किए बिना कुछ किए खुद से किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं ये मैं करके दिखाऊंगा। बाकी जो भी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स दिया हूँ वो इस प्रोसीजर को देख के एग्जैक्टली वैसे ही ट्राई कीजिए डेवलप करने के लिए। तो ईजीली क्या होगा कि आप खुद से वो प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ प्रोग्राम डेवलप करना मेन नहीं है, प्रोसीजर सीखना है। सो कॉन्सेंट्रेट पूरा आप प्रोसीजर पे देखिए, मैं कैसे 1 by 1 कर रहा हूँ उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करते हैं कि मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ कि 2 नंबर का रिमाइंडर फाइंड आउट करता हूँ। सो अगर यूज़र मुझको 2 नंबर दे रहे हैं तो वो 2 नंबर का उसका क्या रिमाइंडर आता है वो अभी किस तरह से कंप्यूटर से करवाना है वो प्रोग्राम हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है।
तो पहले जैसे मैंने डिस्कस किया है, अगर ये प्रोग्राम आपको खुद से लिखना है तो पहले ये मालूम रहना है कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लोग को रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं नहीं मालूम है तो ये प्रोग्राम हम लोग नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को बुला के रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं सीख के तब ये प्रोग्राम डेवलप करना है। अब मुझको तो रिमाइंडर फाइंड आउट करना आता है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि स्टार्ट करते हैं। सो इसमें डेवलप करने के लिए मैं टोटल 2 सेक्शंस लेता हूँ। एक सेक्शन है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू का और एक सेक्शन रहता है प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू का। मतलब इस प्रोग्राम को एक प्रोग्रामर किस तरह से देखना चाहिए, इस प्रोग्राम को एक यूजर किस तरह से देखता है। सो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, अभी तक प्रोग्राम नहीं डेवलप कर रहा हूँ, सिर्फ कभी भी एक प्रोग्राम डेवलप करना है तो पहले आप अपने तरफ से देखिए कि रिमाइंडर आपको फाइंड आउट कैसे करना है। दूसरा, यूजर किस तरह से उस रिमाइंडर को आउटपुट करके रिमाइंडर को देख सकेगा। ये दोनों फर्स्ट प्लानिंग करके ही हम लोग प्रोग्राम लिखना है। तो पहले मैं क्या करूँगा कि रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली 2 नंबर लूँगा, 7 और 5। मतलब 7 को 5 से डिवाइड कर दूंगा। सो 5 2s are 5 1s are 5 और ये हो गया 2। इसमें ये जो 2 आया है इसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। जो 7 है उसको डिविडेंड कहते हैं। जो ये 5 है ये हो गया हम लोग का डिवाइजर और जो ये 1 है वो हो गया क्वोशिएंट। सो इतना तो कंफर्म हो गया है कि मुझको रिमाइंडर फाइंड आउट करना आता है। आपको भी कोई भी प्रोग्राम लिस्ट में मिल गया, फर्स्ट क्या कीजिए कि कोई भी एक सिंपल एग्जांपल लेके उसका आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। अगर ये आ गया तो प्रोग्राम लिखना आ जाने। ओके, सो ये तो आ गया रिमाइंडर फाइंड आउट करना। एक बार रिमाइंडर फाइंड आउट होने के बाद अब यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। ओके, तो यूजर को क्या दिखेगा कि मॉनिटर, ऑब्वियसली तो यूजर कभी भी तो मॉनिटर को ही व्यू कर सकता है। ओके, और यूजर के हाथ में क्या रहता है, कीबोर्ड। राइट, सो अभी यूजर के एग्जीक्यूशन देखे कैसे करता हूं। तो यूजर को मैं क्या करूंगा कि मुझको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो मुझको डिविडेंड चाहिए और डिवाइजर चाहिए। सो डिविडेंड डिवाइजर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यूजर को इधर एक इंटरेक्शन दूंगा, एंटर डिविडेंड करके मैं यूजर को मांगूंगा। जैसे मैं यूजर को एंटर डिविडेंड बोलता हूं, यूजर अपने कीबोर्ड से वो डिविडेंड वैल्यू 7 एंटर करेगा। 7 एंटर किया इधर। ओके, नेक्स्ट मैं यूजर को डिवाइजर मांगूंगा। सो एंटर डिवाइजर। अब यूजर ने 5 एंटर किया है। जैसे ही 5 एंटर करके यूजर एंटर करता है, मैं यूजर को रिमाइंडर 2 डिस्प्ले। ओके, मतलब यूजर अगर हम लोग को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो यूजर ये विंडो ऐसे देखेगा। हम मतलब उसको ये प्रोग्राम ऐसे यूज होगा। जैसे ही यूजर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहेगा, उसको फर्स्ट हम लोग डिविडेंड मांगेंगे वो वैल्यू, नेक्स्ट डिवाइजर मांगेंगे और रिमाइंडर डिस्प्ले कर देंगे। ये यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, ये प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू है। सो कोई भी अभी जो इतना भी मैंने लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दिया है, फर्स्ट आप क्या कीजिए, फर्स्ट इसका प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप कीजिए, फिर यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर कैसे एंटर करेगा, उसको क्या मांगने से एंटर करेगा, ये सब देखने के बाद उसको आउटपुट कैसे दिखाना है, ये सब इधर डिसाइड कर लीजिए पहले ही। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। यूजर को प्रोग्राम ऐसे दिखना है और हम लोग ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। जब एक बार ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि यूजर को हम लोग इसको कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे इसको देखते हुए। ठीक है, ओके। सो हम लोग का प्रोग्राम देखने के लिए स्टार्टिंग ऑब्वियसली जैसे डिस्कस किए हैं, फर्स्ट लाइन में stdio.h को इंक्लूड कर देता हूं मैं। मेन क्यों दे रहे हैं हम लोग को मालूम है, किसको, कंप्यूटर को बताना है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। सो मैंने इसको दे दिया है। अब प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो जैसे ही यहाँ पे आए, अभी इसमें ओके, यूजर फर्स्ट वैल्यू क्या एंटर किए हैं, 7। तो हम लोग को मालूम है कि अगर कंप्यूटर को काम करना है तो डेफिनेटली कंप्यूटर कभी भी किससे इंटरेक्ट करता है,
मेमोरी से। ओके, मतलब कभी भी काम किससे चलेगा, मेमोरी से चलेगा। सो जैसे ही यूजर कीबोर्ड से 7 वैल्यू एंटर करता है, ओके, ये 7 वैल्यू को लेके सीधा मेमोरी में डाल देंगे हम लोग। 7 वैल्यू को कीबोर्ड से लेके मेमोरी में रख देंगे? नहीं। ओके, अगर कॉन्सेप्ट ठीक से याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर फर्स्ट क्लास में जाइए, फिर वो वीडियो पूरा देखिए, उसमें किस तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट किए हैं ऐड टू नंबर्स के लिए, और फिर इस क्लास को फिर कंटिन्यू कीजिए। तो अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं 7 वैल्यू दे रहा हूँ उसको लेकर जाकर मुझको मेमोरी में रखना है। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही 7 वैल्यू दे रहा हूँ, कंप्यूटर को ये नहीं मालूम कि वो 7 वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि 7 वैल्यू क्या है। तो ये बताने के लिए कि 7 वैल्यू क्या है, क्या इंटीजर है या कुछ भी है, हम लोग को डाटा टाइप यूज करना है। ओके, तो 7 वैल्यू हम लोग को ये मालूम है कि 7 इंटीजर है, राइट। सो 7 इंटीजर है करके किसको बता सकते हैं हम लोग, कंप्यूटर को बता सकते हैं। ऐसा बताने के लिए क्या यूज करना, जैसे ही मैं इंट देता हूँ, अभी कंप्यूटर को हम लोग बता दे रहे हैं कि यूजर जो कीबोर्ड से एंटर करने वाला है वो क्या है, इंटीजर है, ये कंप्यूटर को इन्फॉर्म कर दिए। तो यूजर क्या किया, अभी 7 वैल्यू दिया, उसको लेकर जाके इधर मेमोरी में रखना है। प्रॉब्लम क्या है कि मेमोरी में कहाँ रखना है मालूम नहीं है हम लोग को। सो डेफिनेटली हम लोग को मेमोरी क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। और मेमोरी एलोकेट करने के लिए इसको एक नेम देना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल देना पड़ेगा। ओके, सो मैं क्या करूंगा, डिविडेंड ना देना है, 7 वैल्यू डिविडेंड है तो मैं डीवीडी करके एक नाम दे रहा हूं। ओके, मतलब यूजर 7 वैल्यू एंटर करने से उसको कहाँ पे एंटर करना है, हम लोग मेमोरी में रखना है, डीवीडी करके एक वेरिएबल में रखना है। मैं इधर इंट करके इधर क्या दे दूंगा, डीवीडी। जैसे ही मैं इंट डीवीडी देता हूं, इधर मेमोरी एलोकेट हो गया ना। ओके, और एक वैल्यू यूजर क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, तो वो भी इंटीजर करके बताना है। सो कौन सा डाटा टाइप यूज करेंगे, इंट। और यहाँ पे डेफिनेटली मेमोरी भी एलोकेट करना है। ओके, डिवाइजर है तो मैं DSR करके दूंगा। यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ABCDZ जो चाहिए वो नाम दीजिए, लेकिन जितना अच्छा नाम मतलब समझ में आने वाला नाम देंगे उतना अच्छा है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, डिविडेंड है तो DVD दे दिया हूँ, डिवाइजर है तो DSR दे दिया हूँ, नहीं तो आप DIV दीजिए, जैसा आपका मर्जी, जो नाम चाहिए वो आप नाम दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो जैसे ही मैंने अभी DSR दिया है, मैंने कॉमा रख के इधर DSR लिख दिया है। सो इंट DVD DSR, अब 2 मेमोरी हम लोग ने मेमोरी में एलोकेट कर लिया है। अब जैसे यूजर वैल्यू एंटर करेगा, अब हम लोग DVD में 7 वैल्यू और DSR में 5 वैल्यू एंटर कर सकते हैं। लेकिन ये एंटर करने से पहले यूजर से क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, printf एंटर डिविडेंड करके मैं दे दूंगा। जैसे printf एंटर डिविडेंड देते हैं, इधर एंटर डिविडेंड करके दिखेगा। एंटर डिविडेंड देखने साथ यूजर अपने कीबोर्ड से 7 वैल्यू एंटर करेगा, और हम लोग को कीबोर्ड से वैल्यू लेके कहाँ रखना आता है, मेमोरी में रखना आता है। क्या यूज करेंगे, scanf, उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट वैल्यू कहाँ रखना है, जो 7 वैल्यू डिविडेंड में। सो यहाँ पे क्या दे देंगे, एड्रेस ऑफ डिविडेंड। ओके, ऑब्वियसली इसका फॉर्मेट चेक करना है। ऐसे देते ही DVD में कौन सा वैल्यू आ जाएगा, 7 वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट इंटरेक्शन में क्या देना है, एंटर डिवाइजर। सो एंटर डिवाइजर देने के लिए printf जैसे ही एंटर डिवाइजर देते हैं, यूजर कीबोर्ड से 5 वैल्यू एंटर करेगा, और 5 वैल्यू को DSR में रखना है, तो क्या यूज करेंगे, scanf। कहाँ पे रखना है, एड्रेस ऑफ DSR में रखना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर चेक करेंगे। अभी यूजर 5 वैल्यू एंटर करते ही scanf लेकर जाके 5 वैल्यू को उसमें रख देगा।
तो यहाँ तक क्या किए हैं, कीबोर्ड से जो 2 वैल्यूज ये है उसको कहाँ पे रख लिए हम लोग, मेमोरी में उसको लेकर आके रख दिए हैं। सो डीवीडी में 7 आ गया, डीएसआर में 5 आ गया। अब इस 7 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करके हम लोग को क्या चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए। तो सी लैंग्वेज में उन लोग क्या किया है कि ये प्रोसेस को थोड़ा इजी करने के लिए ओके उन्होंने एक ऑपरेटर दे दिया है। इस ऑपरेटर का नाम है मॉड्यूलस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके ये मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंटेज सिंबल में दिखता है, लेकिन बोलना हम लोग को मॉड है। हम लोग परसेंटेज करके नहीं बोलेंगे, मॉड करके बोलेंगे। और ये मॉड ऑपरेटर जो है, परसेंटेज मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये क्या करता है बोलने से, डिविडेंड और डिवाइजर के बीच में जो भी रिमाइंडर आता है उसको ये फाइंड आउट करेगा। कौन सा ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके किसमें से चाहिए हम लोग को, डिविडेंड। सो जो डिविडेंड है वो लेफ्ट हैंड साइड में देंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर का, और जो डिवाइजर है वो राइट हैंड साइड में देंगे। ओके जैसे डीवीडी मॉड डीएसआर करके देंगे, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा कि 2 आ जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करके उसका रिजल्ट देता है। सो हम लोग के हाथ में क्या आ गया, 2 वैल्यू आ गया। अब ये 2 वैल्यू को लेकर जाके कहाँ स्टोर करना है, मेमोरी में। लेकिन मेमोरी एलोकेटेड है नहीं है, 2 इंटीजर है तो वो तो बताना आता है, और मेमोरी एलोकेट करना भी आता है। क्या यूज करेंगे मेमोरी एलोकेट करने के लिए, वेरिएबल। तो मैं एक वेरिएबल नाम दे देता हूँ REM, रिमाइंडर के लिए REM करके दे दिया। ओके सो जैसे ही मैं REM दे दिया हूँ, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो जाना चाहिए। ऐसे करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉमा करके REM करके दे दूंगा। ओके इंट REM देते ही अभी क्या एलोकेट हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गया। मेमोरी एलोकेट होते ही अभी जो भी 2 वैल्यू जनरेट हुआ है वो अभी इस 2 वैल्यू रिमाइंडर 2 में रखना है हम लोग को। ऐसे रखने के लिए हम लोग को आता है, कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्योंकि ये भी सीखे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसको लेके मेमोरी में जहाँ पे भी जो भी हम लोग देते हैं वो मेमोरी में वो वैल्यू इसको ये स्टोर करता है। सो मेमोरी में अभी कहाँ चाहिए हम लोग को, REM। सो यहाँ पे मैं REM। अब असाइनमेंट ऑपरेटर 2 वैल्यू इधर से लेगा और किस में स्टोर करेगा, REM में। तो यहाँ ओके जहाँ पे भी मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आंसर नहीं पता है तो पीछे जाना पड़ेगा, वीडियो पूरा देख के फिर से एक बार क्लास पूरा सुन के कॉन्सेप्ट किस लिए है देख के फिर ये आपको प्रोग्राम्स डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कंपलसरी अगर मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं वेरिएबल से, इधर से कीबोर्ड से वैल्यू उधर मेमोरी में कैसे रखना, स्कैनर, ये सब पता रहना है। अगर नहीं मालूम पड़ा तो फिर से एक बार चेक कर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या किया कि रिमाइंडर आ गया है, लेकिन रिमाइंडर मेमोरी में है, कहाँ पे नहीं है, मॉनिटर स्क्रीन में नहीं है। लेकिन मेमोरी से मॉनिटर स्क्रीन में डिस्प्ले करना हम लोग को आता है। क्या यूज करेंगे, printf रिमाइंडर %d दे देंगे और REM करके देते ही यहाँ पे रिमाइंडर 2 करके डिस्प्ले हो जाएगा। पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो ब्रैकेट क्लोज। ओके इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो खुद से हम लोग डेवलप करना है। अगर डेवलप करना है तो फर्स्ट प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप कीजिए, नेक्स्ट यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए कैसे यूज़र उसको इम्प्लीमेंट करता है, नेक्स्ट जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं हम लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते चले जाइए। जैसे ही एक एक वैल्यू देना ये सब करेंगे ऑटोमेटिकली क्या लिख देंगे हम लोग, अपना प्रोग्राम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स। इसको ऑब्वियसली आप एक्सिक्यूटेबल फाइल क्रिएट कीजिए जैसे सिस्टम में मैंने दिखाया था और यूज़र को डिलीवर कर दीजिए, यूज़र अपना प्रोग्राम यूज़ कर सकता है। ओके सो नेक्स्ट क्या करेंगे कि और एक प्रोग्राम लेते हैं, तो रिहर्सल के लिए वो प्रोग्राम भी देखिए मैं कैसे डेवलप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में और एक प्रोग्राम लेते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल।
ओके वो एक फार्मूला है मैथमेटिक्स फार्मूला। सो उस मैथमेटिक्स फार्मूला जो भी एरिया ऑफ अ सर्कल है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा कि ऑब्वियसली अपने प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू पर रखूँगा, फिर यूज़र को किस तरह यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह से एरिया ऑफ सर्कल इंप्लीमेंट किया जाता है देखेंगे, फिर अपना प्रोग्राम हम लोग डेवलप करेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम है प्रोसेस तो यही है कि हम लोग प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फिर यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फिर प्रोग्राम डेवलपमेंट, इस तरह से डेवलप करेंगे। सो ऐसे करने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे कि फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ अ सर्कल का वो ले लेते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी कोई फॉर्मूला हो या कुछ भी हो उसका एक एग्जाम्पल, जस्ट सिंपल एग्जाम्पल एक्सिक्यूशन कर लेता हूँ आउटपुट के लिए। इतना आने से बस, ज़्यादा हम लोग को हर एक फॉर्मूला को किस तरह से क्या है ये एज ए प्रोग्रामर ये ज़रूरत नहीं है। हम लोग को क्या आना है कि इसको एक्सिक्यूट करके आउटपुट आएगा कि नहीं ये देखना है, ठीक है। तो अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो ए इज इक्वल टू पाई का वैल्यू मुझको मालूम है जो कि 3.14 है। फिर मैं रेडियस ले रहा हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे रेडियस का मैं 10 लेता हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए। आपको कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं करना है, सिंपल रखना है। सो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर कर रहा हूँ। सो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 विच इज 314, ठीक है। सो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या वैल्यू क्या आ गया कि 314 वैल्यू आ गया। ये हो गया मेरा जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया हूँ। तो कोई भी प्रोग्राम के लिए आपको पूरा डेवलप नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इधर वैल्यूज देना है, फॉर्मूला को कैलकुलेट करना है, और अगर आपको आउटपुट आ गया तो बस, इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ चाहिए नहीं। सो 3.14 रेडियस मैंने एग्जाम्पल में 10 ले लिया है, आर इंटू आर करके 314 करके दे दिया है। अब इसी को यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं, ओके। सो मैं क्या करूँगा कि यूज़र को रेडियस चाहिए तो एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए मैं यूजर को क्या कहूंगा कि एंटर रेडियस करके बोल। जैसे ही यूजर को एंटर रेडियस बोलूंगा, यूजर ऑब्वियसली कीबोर्ड से 10 रेडियस एंटर करेगा, और जैसे ही 10 रेडियस एंटर करके एंटर करेगा, मुझको सब वैल्यूज मिल गया है, तो मैं उसको एरिया डिस्प्ले करना है। तो मैं उसको डिस्प्ले में एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 314 स्क्वायर मीटर्स करके आउटपुट डिस्प्ले कर दूं। ओके, सो यूजर को इस तरह से हम लोग को प्रोग्राम ये डिलीवर करना है। ये हम लोग को वर्किंग जो है, ये हम लोग को वर्किंग हम लोग ने देख लिया है। अब क्या करेंगे, ये दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या करना है, प्रोग्राम को डेवलप करना है। सो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एज यूजुअल फर्स्ट डेफिनेटली मेमोरी तो रहना ही रहना है, क्योंकि कंप्यूटर से वर्क कराना है तो क्या रहना है, मेमोरी रहना है। सो मेमोरी ड्रॉप कर लीजिए और ब्लॉक्स क्रिएट कर लीजिए मेमोरी के लिए। ये हो गया आपका मेमोरी। अभी नेक्स्ट यूजर कीबोर्ड से कौन सा वैल्यू दे रहा है, 10। सो इस 10 वैल्यू को हम लोग को ऑब्वियसली मेमोरी में रखना है, लेकिन 10 वैल्यू को मेमोरी में रखना है तो पहले ये 10 वैल्यू क्या है कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट ले रहा हूँ, ओके। और ये इंट जो भी लिया हूँ 10 वैल्यू के लिए, सो कंप्यूटर को ये पता चल जाएगा कि मैं इंटीजर ले रहा हूँ, ओके। और मुझको यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करना है, ब्लॉक क्रिएट करना है तो मुझको वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। रेडियस है तो मैं आर दे देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैं इंट अगर आर दे रहा हूँ तो मेमोरी में मेरे लिए एक मेमोरी एलोकेट हो गया है जिसका नाम है आर। अब उसमें हम लोग रेडियस वैल्यू रख सकते हैं, ओके। सो ये पार्ट यहाँ तक फर्स्ट लाइन आ गया है, मेमोरी भी एलोकेट हो गया है। अब यूजर अगर कीबोर्ड से देता है, देने से पहले हम लोग को इंटरेक्शन देना है। सो एंटर रेडियस करके पूछना है। अगर एंटर रेडियस करके पूछना है तो प्रिंट एफ एंटर रेडियस करके एक इंटरेक्शन लिख देते हैं। जैसे ही एंटर रेडियस बोलेंगे, अब यूजर कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेगा। जैसे यूजर कीबोर्ड से वैल्यू एंटर किया है, उसको वैल्यू को पकड़ के आर वैल्यू में स्टोर करना है। वैसे करना है तो scanf %d एड्रेस ऑफ कहाँ स्टोर करना है, आर में। अब scanf क्या करेगा, कीबोर्ड वैल्यू पकड़ेगा, आर में लेकर जाके वैल्यू को रख देगा, ठीक है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट, जैसे ही 10 वैल्यू आ गया है हम लोग के हाथ में, अब इसको एग्जीक्यूट कर देना है,
ओके एग्जीक्यूट करने के लिए इसको अभी 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3.14 से किसको मल्टीप्लाई करना है? r को। तो मैं क्या करता हूँ 3.14 इंटू r इंटू r। लेकिन जैसे हम लोग ने सीखा है ये इंटू जो है ये मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। सी लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एस्टेरिस्क देना पड़ेगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो जैसे मैं 3.14 इंटू r लिखता हूँ, 3.14 इंटू r में कितना वैल्यू है 10 इंटू फिर r में कितना वैल्यू है 10। सो 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इम्प्लीमेंट कर दिया है। जैसे ये कैलकुलेशन हो जाता है 314 आ गया है। ये 314 वैल्यू फिर कहाँ रखना है हम लोग को? मेमोरी में। ओके मेमोरी में रखना है तो फिर मेमोरी एलोकेट करना है। ओके सो मेमोरी एलोकेट करने के लिए अभी ये जो वैल्यू है अगर मैं 5 देता हूँ तो डेसिमल में आने का चांस है, इसलिए मैं क्या करूंगा इंट के बदले में फ्लोट वैल्यू दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स है तो आंसर भी किस में आ सकता है? डेसिमल्स में आ सकता है, इसलिए मैंने फ्लोट दे दिया। ओके फ्लोट दे के यहाँ पे हम लोग मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। मैंने एरिया करके दे दिया। सो यहाँ पे अगर मैं फ्लोट एरिया करके देता हूँ तो मेमोरी एलोकेट हो जाता है और उसका नाम है एरिया। ओके मेमोरी एलोकेट होने के बाद अब जो रिजल्ट है उस वैल्यू को इसमें स्टोर करना है, तो फिर क्या यूज करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ एरिया दे देंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर ये वैल्यू लेगा और किसमें स्टोर कर देगा? एरिया में स्टोर कर देगा। सो एरिया में हम लोग का रिजल्ट आ गया है। अब इस रिजल्ट को हम लोग इधर डिस्प्ले करना है मॉनिटर पे। सो क्या यूज करेंगे? printf area of circle is equal to 314 के जगह पे %d स्क्वायर मीटर्स और यहाँ पे एरिया करके ऐसे देते ही क्या होगा? एरिया ऑफ अ सर्कल डिस्प्ले हो जाएगा इधर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ओके ये हो गया एरिया ऑफ अ सर्कल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें लास्ट प्रोग्राम, ऐड टू नंबर्स प्रोग्राम और ये प्रोग्राम सबका प्रोसीजर एक ही है। सब में यही काम कर रहे हैं कि मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कंप्यूटर को। सो जितने भी प्रोग्राम्स अभी जो प्रैक्टिस करना है हम लोग को क्या करना है? इस प्रोसीजर को ही प्रैक्टिस करना है, ताकि अगर बड़ा कोई प्रोग्राम है जो हम लोग को प्रोग्राम जानते नहीं है तो भी आप प्रोसीजर यूज करेंगे तो कितना बड़ा प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं। प्रोग्राम के साइज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोसीजर आता है, अगर प्रोसीजर नहीं आ रहा है और आप सिर्फ प्रोग्राम को देख रहे हो तो जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा साइज होते रहेगा वैसे वैसे प्रोग्रामिंग मुश्किल हो जाते रहेगा। इसीलिए छोटा से छोटा प्रोग्राम भी हो, प्रोसीजर पे कॉन्सेंट्रेट करके प्रोसीजर के हिसाब से ही इसको डेवलप कीजिए। जितने भी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, प्रोसीजर को लेकिन फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ अ सर्कल। इसमें क्या करेंगे? एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे नया सा। पिछले वाले प्रोग्राम में मॉड्यूलस ऑपरेटर नया सीखे हम लोग, जहाँ की मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, ये सीखे। यहाँ पे क्या सीखेंगे? और एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, अगर ठीक से इस प्रोग्राम को अगर फिर से ध्यान से देखें तो यूजर ने यहाँ रेडियस 10 वैल्यू एंटर किया है। ठीक है, सिर्फ 10 ही एंटर कर सकता है, कोई और भी वैल्यू दे सकते हैं रेडियस के लिए। ऑब्वियसली कोई और भी वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। तो यूजर अगर 5 दे रहा है तो r का वैल्यू 10 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा और ऑब्वियसली आउटपुट भी चेंज होगा। ठीक है ना, इसलिए अगर आप बुक डेफिनेशन देखेंगे, बुक में डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि वेरिएबल का डेफिनेशन उन लोगों ने अलग से दिया है। उनके हिसाब से वेरिएबल का मतलब ये है कि अ वेरिएबल इज दैट हुज वैल्यू चेंजेस, जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। करेक्ट है, लेकिन हम लोग ने एज अ प्रोग्रामर उसे नहीं सीखा है। हम लोग ने क्या सीखा है? अ वेरिएबल इज दैट व्हिच कैन बी यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी। वेरिएबल से आप क्या कर पा रहे हो कि मेमोरी को एलोकेट कर पा रहे हो, ये हम लोग ने सीखा है एज अ प्रोग्रामर, और वो इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन अगर भूल गए तो भी चलता है, प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भूल गए वेरिएबल क्यों यूज करते हैं तो प्रोग्राम लिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो बुक में डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि वेरिएबल इज दैट हुज वैल्यू चेंजेस, और बुक डेफिनेशन करेक्ट है कि नहीं बोलने से? करेक्ट है।
क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो रहा है, इस वेरिएबल का भी वैल्यू चेंज होगा। अगर मैं 5 दूंगा तो कोई और आउटपुट आएगा, अगर 10 दे रहे हैं तो कुछ और आउटपुट आएगा। तो एरिया भी वेरिएबल ही है, उसका भी वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं 3.14 को देखता हूँ तो क्या इसका वैल्यू चेंज हो रहा है? नहीं। जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। सी लैंग्वेज में जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। अगर कांस्टेंट को देखा जाए तो कांस्टेंट को हम लोग ने कहाँ पे स्टोर नहीं किया? मेमोरी में स्टोर नहीं किया है। हम लोग कांस्टेंट को क्या है, प्रोसेसर के हाथ में सीधा दे देंगे। प्रोसेसर मेमोरी के पास से जाके वैल्यू नहीं लाएगा, सीधा प्रोग्राम से ही वो वैल्यू लेगा। ये दोनों वैल्यूज मेमोरी में जाके लेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो कांस्टेंट के लिए क्या है कि सेपरेटली हम लोग को क्या एलोकेट करने का जरूरत नहीं है, मेमोरी एलोकेट करने का जरूरत नहीं है, वही होगा कांस्टेंट। सो वेरी सिंपल है, कांस्टेंट इज दैट हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, वेरिएबल इज दैट हुज वैल्यू चेंजेस। ओके, लेकिन हम लोग ने क्या सीखा? A variable is that which allocates memory. वेरिएबल मेमोरी भी एलोकेट करता है, हम लोग तो उसी के लिए यूज करते हैं। वैल्यू ऑब्वियसली उसका उसके वजह से चेंज होते रहेगा। सो इस प्रोग्राम में हम लोग ने दो चीज नया सीखा है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है और कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर मुझको इस कांस्टेंट को जो है उसको भी वेरिएबल में अगर डालना है तो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है, नहीं सर इसको मैं वेरिएबल में चाहिए मुझको, तो इसको भी वेरिएबल में डाल सकते हैं। सिर्फ ये होगा कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं वो भी दिखा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इधर मेमोरी एलोकेट कर दूंगा। ऑब्वियसली पाई वैल्यू है ना ये। ओके, इसके एक वेरिएबल ले लूँगा पाई। ऑब्वियसली 3.14 है तो फ्लोट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर फ्लोट कॉमा इधर पाई करके दे दूंगा। लेकिन पाई में कौन सा वैल्यू रहना है? 3.14। तो मैं क्या करूंगा, इधर पाई इज इक्वल टू 3.14 करके दे दूंगा। और ऑब्वियसली असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी वैल्यू है उसको लेकर जाकर मेमोरी में रख देगा। मतलब अभी पाई के अंदर कौन सा वैल्यू आ गया? 3.14। और यहाँ पे 3.14 लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो अभी फॉर्मूला क्या हो गया, a इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर। मतलब मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। नहीं, वो वैल्यू को मैं किस में रख सकता हूं? वेरिएबल में भी रख सकता हूं। ओके, लेकिन मैंने डायरेक्टली उस वेरिएबल में रख दिया है। ओके, सो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू हो गया 3.14। मैं डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ। कांस्टेंट मतलब वो है जो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। सो डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ क्या किया है कि थोड़ा समझने के लिए उसको लेकर जाकर और एक वेरिएबल में डाल दिया है, इतना ही डिफरेंस हुआ है। सो क्लियर है इसमें? सो वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, सो ये हो जाने के बाद लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स लीजिए, पूरा मेरा प्रोसीजर फॉलो होने के बाद सब प्रोग्राम्स खुद से डेवलप कीजिए। ये होने के बाद जैसे ही प्रोग्राम्स कंप्लीट होता है तब आप नेक्स्ट क्लास सुनिए। ओके, तो अभी जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दिए हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स देखने के बाद इसी को फॉलो होके आप जाइए, इस डेवलप कीजिए। अगर कोई भी डाउट अगर आप में है तो कमेंट्स में ज़रूर उसको डाउट को लिख दीजिए कि ये डाउट है, हम लोग क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह अगर आप कोई नया प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो भी दीजिए, मैं दूसरों को उसको शेयर करने का ट्राई करूँगा। और ये जो क्लास आपने सुना है इसको डेफिनेटली अपने दोस्तों या जो भी है उनको शेयर कीजिए।